मुझे ये कब पता चला कि मेरा वजूद एक मलामत है, एक लानत है और एक गाली है, ये तो मुझे 4 साल की उम्र पता चला। मुझे ये कब पता चला कि मुझे मर्दों के अंदर हमेशा हकीर समझा जाएगा, ये मुझे 6 साल की उम्र पता चला। मुझे ये कब पता चला कि मेरी जनाना खसूसियात को भी हकीर समझा जाएगा, ये मुझे 7 साल की उम्र पता चला। मुझे ये कब पता चला कि मैं मर्द नहीं हूँ, ये मुझे बलूगत के टाइम का पता चला। और ये मुझे कब पता चला कि मेरे अंदर इतनी सक्कत और मेरे खुदा ने, मेरे खालिक ने मुझे इतनी ताकत बख्शी है कि मैं अपनी हकीकत अपनी मर्जी के मुताबिक हदूद के अंदर रहते हुए मगर अपनी मर्जी के मुताबिक अपने वजूद को एक्सेप्ट करके एक जिंदगी गुजार सकती हूँ। ये मुझे 30 साल की उम्र में पता चला। अब स्कूल भेजा जाता है, मेरा डे 1 है और पहले ही दिन मिस कहती है कि तमाम गर्ल्स साइड पे बैठ जाए और तमाम बॉयज दरमियान में बैठ जाए। मैं भी बैठ गई जहाँ मुझे बैठता था अपनी समझ के मुताबिक। और कुछ सेकंड गुजरते हैं और सब हंस रहे हैं और इतने में मेरी तरफ इशारा किया जाता है और एक चौक फेंकी जाती है और कहते खड़े हो तुम क्यों जाके गर्ल्स के अंदर बैठे हो। अब 4 साल के बच्चे से ये सवाल कि तुम क्यों गर्ल्स में बैठे हो, उसके पास कोई जवाब नहीं है। उसके पास सिर्फ ये जवाब है जो उस वक्त बोलने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि मैं गर्ल हूँ। मुझे बहुत वक्त बाद जाके पता चला कि अच्छा ये कोई लफ्ज होता है खुसरा और बारहा मेरे लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। बिकॉज मैं सुन रही थी और मैं ऑब्जर्व कर रही थी। किसी कमरे में बैठी हुई होंगी, घर वाले उठ के जाएंगे या मैं अकेली हो जाऊंगी, 2 लोग जो सामने औरतें अमूमी तौर पे बैठी होंगी तो वो एक दूसरे को सरगोशी करके बोलेंगे कि ये जरा बैठे थे ना ये खुश रहा है। सारे बताएं आप क्या बने। एक बच्ची ने हाथ खड़ा किया जी मिस मैं एलिफेंट बनूंगी, एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया जी मिस मैं जोकर बनूंगा और मिस ने मेरी तरफ है, मैंने बहुत कॉन्फिडेंटली अपना हाथ खड़ा किया, मैंने मिस मैं तो खुसरा बनूंगी। और मुझे घर से सख्ती से मना था कि तुमने बॉयज टॉयलेट में नहीं जाना। गर्ल्स में तो जा ही नहीं सकती लेकिन बॉयज टॉयलेट में तुमने नहीं जाना बिकॉज बॉयज टॉयलेट में आप लोग बॉयज है, आप लोगों को ज्यादा बेहतर पता होगा लेकिन मस्तियां शरारतें होती होंगी। बॉयज तो फिर बॉयज है वो तो पतलूनी शतलूनी के तौर पर देख लेते हैं, एक जो सामने नंगे भी हो जाते हैं। मैं तो नहीं उतार सकती क्योंकि मैं उतारूंगी तो फिर तो वाज़ेह हो जाएगा मैं कौन हूँ। Who am I? ये मेरे साथ क्या चल रहा है, मेरे दिमाग में क्या बातें हो रही है। बाकी लड़कों की बलूगत आ रही है, वो जो बातें डिस्कस कर रहे हैं वो मेरे साथ नहीं हो रही। वो जिस्म की तब्दीलियों का जिनका जिक्र कर रही है मेरे जिस्म में वो तब्दीलियां नहीं आ रही। मुझे बताने वाला कोई कुछ नहीं है, मुझे गाइड करने वाला कोई कुछ नहीं है। बायो की किताब में कोई जवाब मेरे लिए मौजूद नहीं है। मैं नहीं नाचती किसी के भी आगे। मैं नहीं क्योंकि होटल में कहीं पर हॉस्टल में किसी में कमरा करके तो मेरे कमरे के बाहर मेरे पास मर्दों की लाइन मेरी लगी हुई हो और वो आ रहे हैं वो जा रहे हैं वो आ रहे हैं वो जा रहे हैं। क्योंकि मुझे पता है ना इतनी तब तक समझ आ गई है लड़कों के साथ मैं रहती हूँ, इतना मुझे पता चल गया। मखसूस जिनसी अमल से मुझे शदीद किस्म की खौफ, उसकी अटेम्प्ट्स भी मेरे ऊपर की जा चुकी हैं, मुझ पर अटेम्प्ट्स की जा चुकी हैं। रेप की मेरे को मल्टीपल अटेम्प्ट्स हुई हैं, नन ऑफ देम हैव बीन सक्सेसफुल। आई फॉट देम ऑफ। सब आपको क्या मजबूरी पेश आ गई थी खुद को इंजेक्शन लगा के दाढ़ी उगाने की? मेरा दिमाग खराब हो गया था, कमर मेरी दानों से भर चुकी थी, मुंह पे मेरे दानों के पॉक मार्क थे। जो तस्वीरें मेरी लगाते ना कि ये देखो लड़का हुआ करता था, उसमें वाज़ेह मेरे मुंह पे दाने नजर आ रहे हैं। यानी कि कोई डॉक्टर देखेगा ना वो शक्ल देख के मेरी बताएगा टेस्टोस्टेरोन के टीके लगे हुए हैं। यहाँ पे दाढ़ी का पैच था, यहाँ पे दाढ़ी का पैच था, यहाँ पे दाढ़ी थी नहीं। मैंने बोला कि टोटल मर्दों में 2 से 4 होमोसेक्सुअल होते हैं, वो कहते हैं होमो रोमांटिक होते हैं, वो कहते हैं कि हमें सिर्फ लड़के पसंद है। तो डिफाइन कीजिएगा कि टैटूज कहाँ है और क्या क्या ये कहते हैं। हाय मेरे टैटूज बहुत पर्सनल है, मैं बताती हूँ लेकिन आपको। व्हाट इज जेंडर? मैं मेल क्यों हूँ, कोई फीमेल क्यों है और कोई ट्रांसजेंडर क्यों है? क्या सिर्फ आज़ा की बुनियाद पे ही मेल कह देना काफ़ी है, आज़ा की बुनियाद पे फीमेल कह देना काफ़ी है, या जेंडर इसके अलावा भी कुछ है? बेशक जेंडर इसके अलावा भी कुछ है, क्योंकि अगर हम मुसव्वरे कायनात की मुसव्वरी देखें तो वो 2 रंगों पे मुकीत है ही नहीं। डुअलिटी के अंदर कायनात चलती ही नहीं है। अलबत्ता बात होती है तारीकी की और नूर की, लेकिन फिर भी हमारे पास एक फजर का और मगरिब का भी वक्त आता है। तलुए आफ्ताब पे आसमान का रंग कुछ और होता है, दोपहर के टाइम आसमान का रंग कुछ और होता है और रात के टाइम आसमान का रंग कुछ और होता है। यहाँ तक कि रात की तारीखियों को भी मुख्तलिफ औकात के अंदर बांटा गया है। सो अगर हम ये समझें कि एक कैटेगरी होती है 1 और एक कैटेगरी होती है 2 और पूरी दुनिया इन्हीं 2 कैटेगरीज के अंदर कैद है, तो ये मैथमेटिकली भी इनकरेक्ट है, ये बायोलॉजिकली भी इनकरेक्ट है, लॉजिक मंतक से भी मावरा ये एक बात रखती है, क्योंकि यकम और 2 के बीच में भी अनगिनत हिंद से मौजूद है। अगर आप सिर्फ एक आशारिया लगा के उसके आगे करते जाएं तो बस फिर आप इन्फिनिटी के अंदर चले जाएंगे, क्योंकि मुसव्वरे कायनात की मुसव्वरी है ही इन्फिनिटी पे मुकीत और मबनी, मुकीत भी बल्कि नहीं। इट्स फैसिनेटिंग, कैद ही वो इन्फिनिटी के अंदर है जबकि इन्फिनिटी की कोई कैद ही हमारे पास नहीं है। जिन्स की और जिनसियत की भी सूरत हाल कुछ ऐसी ही है। अब जिन्स है क्या? आपने पूछा व्हाट इज जेंडर, इसका अंग्रेजी के अंदर जवाब होगा जेंडर इज डैश। अब उस डैश के अंदर हम कुछ भी भरते जाएं, यू गेट इट? जेंडर इज बायोलॉजिकल, जेंडर इज नेचुरल, जेंडर इज कल्चरल, जेंडर इज टेम्पोरल। टेम्पोरल का मतलब होता है वक्त पे मबनी, कि वो चीजें जो कि आज जनानगी के साथ मुंसलिक हैं
आज से 100 साल पहले हो सकता है मर्दानगी के साथ मुंसलिक होती हैं, या बहुत से ऐसे रवैये जो कि आज मर्दानगी के साथ मुंसलिक हैं, हो सकता है आज से 400 साल पहले वो इंसानी फितरत का हिस्सा ही ना हो, लेट अलोन के वो किस जिन्स के साथ मुंसलिक थे। कल्चरली अगर आप चले जाए आपको बहुत वेरिएशंस नजर आती हैं। बड़े सगीर पाक व हिंद के अंदर हमें नजर आता है कि बहुत से बेशतर इलाकों के अंदर कारोबार और सन्नत एक मर्दाना जिम्मेदारी है, मगर कुछ इलाकों के अंदर जनाना जिम्मेदारी भी रह चुकी है। फीजी की तरफ हम चले जाए पैसिफिक आइलैंड्स के अंदर तो हमें नजर आता है कि उधर ही 3-4 आइलैंड्स होंगे, एक पे कारोबार और सनत मर्दों की जिम्मेदारी होगी और घर बारी औरतों की। एक और आइलैंड पे चले जाएंगे तो सनत और कारोबार औरतों की जिम्मेदारी होगी और घरदारी मर्दों की। तो मर्दानगी क्या है, जनानगी क्या है, इसको हम कभी भी इसकी एक यूनिवर्सल डेफिनेशन जो कि स्पेस और टाइम के टेस्ट को पार करे, कहने का मतलब ये कि जो कि शुरुआत से आखिरत तक इंसान जब भी आएंगे, जितनी भी सिविलाइजेशंस में आएंगे, वो यही फॉर्मूला फॉलो करेंगे, इस टेस्ट को फॉलो करें, इस टेस्ट के ऊपर पास हो जाए। एक ऐसी तारीफ अगर हम लोग जिन्स की दे तो वो ये झूठ होगा, ऐसी कोई तारीफ एग्जिस्ट नहीं करती है। अब अगर मैं क्लोज आउट करूं अपने इस आर्ग्यूमेंट को आपके सवाल से कि क्या सिर्फ आज़ा के ऊपर ही इसको कर देना काफ़ी है, आज़ा के ऊपर कर देना शुरुआत जरूर है, क्योंकि इंसान की फितरत है कि वो चीज़ों को कैटेगराइज करता है। पैदाइश के फौरन वक्त पे लोग पूछेंगे क्या हुआ, और ये इसमें कोई गलती नहीं है। ये ऐसी दुनिया में आप नहीं रह सकते कि जहाँ पे कोई भी नहीं पूछेगा कि बेटा हुआ कि बेटी हुई है, लड़का हुआ कि लड़की हुई है, होगा, ये चलेगा, ये हमेशा की तरह चलेगा। और उस टाइम पे पैदाइश के वक्त पे कैटेगराइजेशन की जाती है, लेकिन पैदाइश के वक्त पे बच्चा बालिग नहीं होता। पैदाइश के वक्त पे बच्चे की आंख का रंग भी नहीं पता चलता, बच्चे का कद कितना होगा ये भी पता नहीं चलता, बच्चे के बालों की रंगत क्या होगी, जल्द की रंगत क्या होगी, ये तमाम चीजें भी 11, 12, 13, 14 साल के बाद जाके वाज़ेह होना स्टार्ट होती हैं। तो ये हमें जरूर जान लेना चाहिए कि पैदाइश के वक्त जो हम जिन्स की कैटेगराइजेशन करते हैं, जरूरी नहीं है कि हर इंसान की वही कैटेगराइजेशन बलूगत के बाद या जवानी के बाद भी वही रहे, उसके अंदर तब्दीली आ सकती है। और अब साइंस के जरिए हमने जब पिछले 100 साल का डेटा उठा के देखते हैं इंसानियत का, तो हमें नजर आता है कि 2% 0.9 से 2% तक आबादी का जो हिस्सा है उनकी इस जिन्स के अंदर तब्दीली आ सकती है। जिन्स तब्दील नहीं हो रहा, पैदाइश के वक्त आपने जो कैटेगरी बनाई और जो उनका जिन्स हकीकी है उसके अंदर एक फर्क आ रहा है। ऐसे अफराद को ट्रांसजेंडर कहा जाता है। डॉक्टर साहब, मुझे अपना सवाल बड़ा हकीर लगता है और आपका कैलिबर बड़ा हाई कि आप अपने जेंडर पे, मतलब मैं आपके जेंडर पे आपसे सवाल पूछता हूँ, मुझे क्या मैं सोचता हूँ कि मैं आपसे पूछूं, लेकिन मेरे पास मालूमात नहीं है और आप दुनिया को आगाही देने के लिए अपनी ज़ात को डिस्कस करती हैं। डॉक्टर साहब, आपने कहा बलूगत की उम्र तक ये पता चल जाता है कि इसमें तब्दीलियां आ सकती हैं बलूगत की उम्र तक, लेकिन ये तो माशरा है, इस माशरे में तो बलूगत की उम्र तक क्या उसके मरने तक भी शायद कोई ऐसे होंगे जिन्होंने कभी नहीं एक्सपोज किया होगा। बिल्कुल, आपने स्टैंड ले लिया, कई और हैं जिन्होंने स्टैंड ले लिया, किसी ने नहीं लिया। क्या बलूगत की उम्र से पहले तक इंसान को ये पता चल जाता है कि मेरे अंदर ये ना मर्दों वाली बात है ना औरतों वाली बात है, मैं कुछ और हूं? बिल्कुल। और वो प्रोसेस आपके साथ कब से स्टार्ट हुआ और फिर आपने कैसे उसको फैसला किया कि मैं जाऊंगी, ये फैसला करूंगी कि मैं नहीं हुई है? इंसान की जो शुरुआत है तखय्युल की, ख्याल की, सोच की, वो ख्वाब से होती है। हम क्या हैं, हम कौन है, इसका इल्म हमें 4 साल की उम्र में, 5 साल की उम्र में इतना नहीं होता। अगर होता है तो वो तखय्युल की हद तक होता है कि हम ख्वाब क्या देख रहे हैं। हम अपने आप के साथ जब हम कलाम होते हैं और मुखातिब होते हैं तो हम किस तरीके से होते हैं। मेरी किंडरगार्टन के जी प्रेप से पहले वाली जो नर्सरी होती है उसका पहला दिन था और मैं घर की सबसे छोटी हूँ, तो मैं ज़रा लाडली भी हूँ और मैं एक स्पेशल चाइल्ड भी हूँ। मैं 8th मंथ पे मेरी बर्थ हो गई थी। मैं 2 पॉडकास्ट से पहले बता भी चुकी हूँ कि बर्थ के टाइम पे भी थोड़ा सा, बर्थ से पहले भी शक था डॉक्टर्स को, बर्थ के टाइम पे भी बहुत वाज़ेह शक था डॉक्टर्स को कि ये इंटरसेक्स है, which is the truth. So मुझे ना बड़ा प्रोटेक्ट करके भी रखा गया था अम्मी की जानिब से और अबू की जानिब से, और ऑफ कोर्स एक बेटे के तौर पे ही पाल पोस के बड़ा किया जा रहा था। बाल छोटे थे, लड़कों वाली टी शर्ट, लड़कों वाली शर्ट, छोटे 4 साल का जैसा बच्चा होता है उसको जिस तरीके से आप पाल पोस के क्यूट सा बच्चा बड़ा करेंगे, पहले पैदा हो गई। ऑफ कोर्स थोड़ी सी और डिफॉर्मिटीज भी थी, नज़र भी कमज़ोर थी, एक्सेट्रा।
सुजुकी की फ्रंट सीट पे मुझे बैठाया गया और मुझे नर्सरी रवाना कर दिया गया सुबह सवेरे 7:30 बजे। मैंने चीसें मारी, लातें मारी, मुझे बाहर निकालो, मुझे कहाँ बेचा जा रहा है। मुझे घर पसंद था। घर में अम्मी सारे काम करने के बाद अपनी सिलाई किया करती थी। उस सिंगर की एक मशीन थी, उसकी चलने की एक आवाज़ होती थी, मुझे वो चलने की आवाज़ पसंद थी। 12:30 बजे 1 बजे कटवी अम्मी लगाती थी तो प्याज भूने जाते थे, उनकी भूनने की आवाज़, खुशबू मुझे भीनी भीनी लगती थी। तो मुझे तो एक छोटे से बच्चे को आपने ना कंफर्ट से निकाल के आपने उसको स्कूल आप भेज रहे हो। अब स्कूल भेजा जाता है, मेरा डे 1 है और पहले ही दिन मिस कहती हैं कि तमाम गर्ल्स साइड पे बैठ जाए और तमाम बॉयज़ दरमियान में बैठ जाए। मैं भी बैठ गई जहाँ मुझे बैठता था अपनी समझ के मुताबिक। और कुछ सेकंड गुजरते हैं और सब हंस रहे हैं और इतने में मेरी तरफ इशारा किया जाता है और एक चौक फेंकी जाती है और कहते खड़े हो तुम। और मैं डर के मारे खड़ी हो जाती हूँ रोती रोती। छोटा सा बच्चा है 4 साल का, वो ऑलरेडी इतना डर रहा है, उसको प्रोटेक्टेड रहने की आदत है। अब वो खड़ा हो गया, उसको सारे लोग देख रहे हैं मुड़ मुड़ के, ये हो क्या रहा है। उसको बाथरूम आने जाने का नहीं पता कि क्या सीन है, उसको धोती भी अम्मी है। तो यहाँ पे क्या सीन बेसिकली चल रहा है। और उसे कहती है कि तुम क्यों जाके गर्ल्स के अंदर बैठे हो। अब 4 साल के बच्चे से ये सवाल कि तुम क्यों गर्ल्स में बैठे हो, उसके पास कोई जवाब नहीं है। उसके पास सिर्फ ये जवाब है जो कि उसको बोलने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि मैं गर्ल हूं। क्योंकि आपने बोला कि गर्ल्स सारी इधर बैठे और बॉयज सारे इधर बैठे, दैट इज इट। और वो पहला दिन था मेरी स्कूल का और उसी दिन मेरी शिकायत लग गई। तो मैं जब रोती रोती वापस आई, मैं बहुत रोती वापस आई, तो मुझे घर में बैठा के समझाया गया कि एक बॉयज होती है, एक गर्ल्स होती हैं। जब भी बोला जाएगा कि बॉयज इधर आ जाएं तो तुमने बॉयज में जाना है, बॉयज में। मुझे ये नहीं बताएगा कि तुम बॉय हो। नो, बदतमीजी नहीं की गई मेरे साथ। मुझे सिर्फ इतना बताया गया कि दुनिया यूं इस कैटेगरी पर चलती है और जब भी बॉयज और गर्ल्स की कैटेगरी आएगी तुमने बॉयज के अंदर जाके बस खड़े हो जाना है। मैंने सीख लिया, समझ लिया, मैं बॉयज में जाके खड़ी होना शुरू हो गई। फिर वहां पे जो मलामतें होती थी वो तो होती थी। मुझे बहुत वक्त बाद जाके पता चला कि अच्छा ये कोई लफ्ज होते खुसरा, और बारहा मेरे लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। बिकॉज मैं सुन रही थी और मैं ऑब्जर्व कर रही थी। किसी कमरे में बैठी हुई होंगी, घर वाले उठ के जाएंगे या मैं अकेली हो जाऊंगी, तो 2 लोग जो सामने औरतें अमूमी तौर पे बैठी होंगी तो वो एक दूसरे को सरगोशी करके बोलेंगे कि ये जरा बैठे थे ना ये खुसरा है। हाय तरस, उसे खुसरा क्या होता। फिर किसी और ने मुझे बताया, फिर किसी और से मैंने सुना, उनकी अपनी जो पैसिव टॉक करूँगा कि 4 साल के बच्चे को तो नहीं समझ आएगी। और फाइनली 5 साल की जब मेरी उम्र हुई, मैं प्रेप क्लास के अंदर गई। फैंसी ड्रेस कंपटीशन आया, सितंबर का महीना था और मिस एक हमारी हुआ करती थी, आई डोंट नो इफ शी इज अलाइव और नॉट। उन्होंने क्लास में पूछा कि आप लोग क्या बनना चाहते हैं। सारे बताएं आप क्या बने। एक बच्ची ने हाथ खड़ा किया, जी मिस मैं एलिफेंट बनूंगी। एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया, जी मिस मैं जोकर बनूंगा। और मिस ने मेरी तरफ आया, मैंने बहुत कॉन्फिडेंटली अपना हाथ खड़ा किया, मैंने कहा मिस मैं तो खुसरा बनूंगी। एंड देन देयर वाज अ शॉक एंड ऑ। मुझे पता भी नहीं है इस लफ्ज का मतलब क्या है, मुझे नहीं पता ये गाली है, मगर ये मैं इतना सुन चुकी हूँ 4 साल की उम्र से 5 साल की उम्र के बीच में, इतनी छोटी सी नौमौलूद उम्र के अंदर कि मिस ने मुझे बोला तो पता है वो क्या होता है। मैंने कहा जी मिस जो मैं हूँ। तो तुम्हें किसने कहा है। मैंने कहा सब ने, हर कोई तो कहता है। अब मेरी दोबारा घर पर शिकायत लगी, पर उस दिन मुझे घर में बैठा के ये नहीं कहा कि तुमने बॉयज से बैठना है, तुमने गर्ल्स से बैठना। इससे पहली दफा मुझे बताएगा कि तुमने ये लफ्ज आइंदा इस्तेमाल नहीं करना, ये लफ्ज ही तुमने यूज नहीं करना। तो मुझे कब पता चला, आई विश आई न्यू, आई विश कि मैं ये कह सकूं, क्योंकि सवाल में कि मुझे क्या कब पता चला। मुझे ये कब पता चला कि मेरा वजूद एक मलामत है, एक लानत है और एक गाली है, ये तो मुझे 4 साल की उम्र पता चला। मुझे ये कब पता चला कि मुझे मर्दों के अंदर हमेशा हकीर समझा जाएगा, ये मुझे 6 साल की उम्र पता चला। मुझे ये कब पता चला कि मेरी जनाना खसूसियात को भी हकीर समझा जाएगा, ये मुझे 7 साल की उम्र पता चला। मुझे ये कब पता चला कि मैं मर्द नहीं हूं, ये मुझे बलूगत का टाइम का पता चला। और ये मुझे कब पता चला कि मेरे अंदर इतनी सक्कत और मेरे खुदा ने, मेरे खालिक ने मुझे इतनी ताकत बख्शी है कि मैं अपनी हकीकत अपनी मर्जी के मुताबिक हदूद के अंदर रहते हुए, मगर अपनी मर्जी के मुताबिक अपने वजूद को एक्सेप्ट करके एक जिंदगी गुजार सकती हूँ, ये मुझे 30 साल की उम्र में पता चला। तो मेरे ख्याल से ख्वाजा सरा की जिंदगी, एक ट्रांस इंसान की जिंदगी बेशतर नजूलों पर मबनी होती है। हमें वक्त के अंदर कुछ ना कुछ, किसी ना किसी साल में कुछ ना कुछ अपने बारे में पता चल ही रहा होता है। That would be my answer. But I didn't mean to know कि आपके साथ ये कैसे हुआ कि आपकी
आप मर्द हैं, आप औरत हैं, ये आपको खुसरा कहा जा रहा है। तब ये सारा तो एक 4 साल के बच्चे पे जब ये आएगा तो फिर मेरा ख्याल है कि आपकी वो बात बिल्कुल मुझे समझ आ गई कि 11 साल की उम्र में मैं एंजाइटी की पेशेंट, बिल्कुल, क्योंकि वो 4 साल से एक चीज होना शुरू हो चुकी थी और 11 साल की उम्र में किसी को एंजाइटी हो जाए, अब घर वालों ने क्या किया? उस वक्त एंजाइटी का लफ्ज़ भी नहीं पता था, तो बस वो यही समझ आ रही थी सबको कि ये एक मुख्तलिफ चाइल्ड है, और मुख्तलिफ तो मैं हूँ, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बायोलॉजिकली भी अगर आए तो मुख्तलिफ हूँ, साइकोलॉजिकली भी अगर आए तो मैं ज़रा सी मुख्तलिफ हूँ। एक ट्रांस चाइल्ड के लिए ना सबसे जो एक आज तक एडल्टहुड के अंदर भी आके हमारे लिए जो सबसे पैनिक वाली सिचुएशन होती है ना, एंजाइटी वाली, आज कुछ भी आप उठा लें, वो जेंडर सेग्रीगेशन है। तो जब लड़कों को और लड़कियों को अलग कर दिया जाता है, अब आप किधर जाएंगे? बाथरूम का मामला है और मुझे घर से सख्ती से मना था कि तुमने बॉयज़ टॉयलेट में नहीं जाना। गर्ल्स में तो जा ही नहीं सकती, लेकिन बॉयज़ टॉयलेट में तुमने नहीं जाना, बिकॉज बॉयज़ टॉयलेट में आप लोग बॉयज़ हैं, आप लोगों को ज़्यादा बेहतर पता होगा, लेकिन वो मस्तियाँ शरारतें होती होंगी। बॉयज़ तो फिर बॉयज़ हैं, वो तो पतलूनी से तुम उतार कर देख लेते हैं, एक जो सामने नंगे भी हो जाते हैं। मैं तो नहीं उतार सकती, क्योंकि मैं उतारूंगी तो फिर तो वाज़ेह हो जाएगा कि हालात यहाँ पे वो नहीं है जो कि होने चाहिए थे। तो मुझे तो स्ट्रिक्टली मना था। और प्रेप नर्सरी में ये हुआ कि मेरी एक बड़ी बाजी को जॉब लगवा दी गई उसी नर्सरी के अंदर। बहुत लाइक थी कि इनको ये भी इधर ही होंगी, तो वो मुझे लेकर जाया करती थी बाथरूम। मैं प्रेप में जब गई तो प्रेप 1 में मेरी एक और बाजी थी, वो मुझसे बड़ी थी, वो उधर ही हुआ करती थी स्कूल में, वो मुझे लेकर जाया करती थी। क्लास 2, 3, 4, 5 मैं स्कूल में बाथरूम नहीं गई। मेरी सुबह जब बस मुझे पिक करने आती थी सुबह 7 बजे, मैं उस वक्त अपने घर के अंदर बाथरूम जाती थी, और जब मैं वापस 2 बजे उतारी जाती थी मैं तब बाथरूम जाती थी। मैंने 5 साल अपना बाथरूम रोक के गुजारी है क्लास। पूरा स्कूल मैं बाथरूम गई नहीं हूँ। 1-2 दफ़ा बहुत जोर का आ गया तो पता नहीं क्या हुआ मुझे, मैंने किसी तरीके से बहाना बनाया और मैं क्लास से निकली और दूर करके एक हमारी थी जहाँ पे वो नहीं जू होता छोटा सा, 4-5 तोते रखे हुए होते हैं, मुर्गियाँ रखी हुई होती हैं बच्चों की, उसके लिए उसके पीछे करके एक जो वो होते हैं हमारे जो स्वीपर्स होते हैं, उनका एक छोटा सा था जहाँ पे वो अपनी वो झाड़ू वगैरह रखते थे, एक छोटा सा कमोड बना हुआ था, मैंने देख लिया था। मैंने वहां पे जाकर पिशी की थी, छोटे पेशाब की, बस भाग के वहां पे की थी। 2 दफ़ा मैंने ये हरकत की थी, वो मैंने रोक के रखा हुआ था। सो ये जो जेंडर सेग्रीगेशन है ना, ये आपको बहुत एंग्जाइटी देती है। तो जब मैं 11 साल की हुई तो तब तो सेग्रीगेशन हो गई। अब 6ठी क्लास क्रॉस कर लिया, 6ठी क्लास मैंने पढ़ी नहीं। मेरे वालिद साहब एक ऑल बॉयज स्कूल के अंदर डॉक्टर थे और उनका ये प्लान था कि इसको मैं अपनी आंखों के सामने ले आऊंगा, कि मेरी आंखों के सामने आ जाए, इस बॉयज़ कॉलेज के अंदर आ जाएगी तो ये प्रोटेक्टेड रहेगी, बिकॉज मेरी नज़रों के नीचे होगी। तो मुझे 5वीं जमात में कहा गया कि तू 7वीं जमात का टेस्ट करो। मैंने वो टेस्ट दिया और मेरी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के अंदर कोई 19वीं पोजीशन आ गई। तो मुझे तो एडमिशन ऑफर हो गया, लाइक में थी, खुदा ने दिमाग दिया हुआ था। 7वीं जमात में जब मैं दाखिल हुई तो अब तो देयर वाज नो सेग्रीगेशन, अब इट वाज जस्ट बॉयज एंड मी। 4 फुट 11 इंच मेरा कद था एक ऑल बॉयज स्कूल के अंदर। और ऑल बॉयज स्कूल के अंदर क्या होता है आप सबको पता है, पर्टिकुलरली अगर वो बोर्डिंग स्कूल भी साथ में हो। बच्चाबाजी, पीडोफीलिया, बुलिंग, आपने 1000 लड़कों को जमा करके बंद किया हुआ है शदीद हार्मोनल एनवायरनमेंट के अंदर, और वहां पे देयर इज 1 पर्सन हु इज नॉट इवन अ बॉय अमंग देम। और नजर आ रहा है ना, आवाज पतली है, चेहरे पे बाल नहीं है, कद छोटा है, भाई मिजाज उसका उस किस्म का है, जनाना उसका एक रवैया उसको आप क्रिकेट के लिए बैट पकड़ाओगे, आप बॉल फेंकोगे तो वो उसकी चीख निकल जाएगी। वाज़ेह सी बात है, मैं ये नहीं कह रही कि हर औरत ऐसी होती है, ये मेरा पॉइंट नहीं है। माई पॉइंट इज दैट उसका वो मैस्कुलिन एटीट्यूड बिल्कुल भी नहीं है। तो वो चीज़ें वाज़ेह होकर नजर तो उसकी बेसिकली आएंगी। तो मैं एक कि हो क्या रहा है मेरे साथ, मैं कौन हूँ, हु एम आई, ये मेरे साथ क्या चल रहा है, मेरे दिमाग में क्या बातें हो रही है, बाकी लड़कों की बलूगत आ रही है, वो जो बातें डिस्कस कर रहे हैं वो मेरे साथ नहीं हो रही। वो जिस्म की तब्दीलियों का जिनका जिक्र कर रही है, मेरे जिस्म में वो तब्दीलियां नहीं आ रही, मुझे बताने वाला कोई कुछ नहीं है, मुझे गाइड करने वाला कोई कुछ नहीं है, बायो की किताब में कोई जवाब मेरे लिए मौजूद नहीं है, बायो के टीचर से मैं पूछूं तो उनके पास मेरे लिए कोई जवाब नहीं है। अम्मी अबू से तो आप पूछ भी नहीं सकते, अम्मी अबू से तो आप नहीं पूछ सकते ये वाली बात है, हालांकि मेरे भी वो अच्छे अम्मी अबू हैं, लेकिन वहां से भी कोई काउंसलिंग, कोई गाइडेंस नहीं है। इंटरनेट का दौर नहीं है कि मुझे कहीं से कुछ, तो भाई मैं हूं कौन, मुझे कुछ व्हाट हु एम आई, इस सवाल का जवाब ही मेरे पास नहीं था। एंड दैट इज व्हाट बेसिकली कॉज द एंजाइटी एंड द डिप्रेशन। एंजाइटी से भी ज्यादा डिप्रेशन हुआ था मुझे, एक खफगान की एक बीमारी बेसिकली, एक तरह से। दैट इज वेयर इट ऑल स्टार्टेड।
कि पहले तो सेग्रीगेशन है, सेग्रीगेशन में यू आर मिसफिट। अब इस सेग्रीगेशन के बाद एडल्टहुड में आके आपको बिठा दिया, एडल्टहुड आपका आ ही नहीं रहा क्योंकि आपके हार्मोन्स ही नहीं है, बाकी सारे बालग हो गया, बालग ही नहीं हो रहे। तो ये क्या है? यानी कि ये आपने मेरे ख्याल से एंड्रॉइड को आपने बिठा दिया आईफोन्स के बीच, फिर उसको समझ ही गया जो बताने वाला ही नहीं है। मैं ये पूछना चाहूंगा, एक बच्ची जब इस माशरे में बड़ी होती है तो उसके पास उसकी बहनें ना भी हो तो माँ होती है, तो वो अपने मसाइल अपने माँ से डिस्कस करती है। बच्चा है तो उसका बड़ा भाई होता है, उसका बाप होता है, दोस्त होते हैं, चले वो आपस में डिस्कस करते हैं। एक ट्रांसजेंडर बच्चा जिसको कोई भी नहीं मिलता अपनी बात कहने के लिए, ना उसके जवाब होते हैं, कहीं यही बुनियाद तो नहीं है गुरु की तलाश? बेशक यही बुनियाद है, एक गुरु की तलाश। लेकिन गुरु की तलाश भी सिर्फ उन माशरों के अंदर होगी जहां पे उस बच्चे ने गुरु देख लिया, उसको नजर आ गया और उसको पता है कि एक ख्वाजा सराय एग्जिस्ट करता है, एक डेरा होता है, उस डेरे पे लोग रहते हैं, मैं भाग के इनके पास जा सकती हूँ। अगर वो ये नजर, उसकी नजर से चीज गुजर गई है और उसको पता है कि मैं ये काम कर सकती हूँ, तो वो शायद ये वाला काम कर जाएगी। मैं इसके बिल्कुल बरक्स थी, मैंने देख भी लिए थे, मुझे समझ भी आ गई थी, बट बस ये तो मैं कभी भी नहीं करूँगी। क्यों? नो, पता नहीं, मुझे अनसेफ लगता था और मुझे बिल्कुल ठीक लगता था, बिल्कुल ठीक लगता था। डेरा किसी छोटे बच्चे की जगह नहीं है। अंडर द एज ऑफ 18 मैं नहीं समझती, मैं ये समझती हूँ कि 18 ईयर्स की एज तक वालिदैन को जिस तरीके से भी वो कर सके उनको अपने बच्चे की परवरिश करनी चाहिए, और 18 ईयर्स की एज के बाद भी उसको एक यूनिवर्सिटी की लाइफ, एक एजुकेशन, एक हुनर सिखाएं, कला सिखाएं, कुछ करें, उसको उस चीज के ऊपर निकालें। लेकिन मैं बिल्कुल भी ये नहीं बोलूंगी कि रक्स एक हुनर नहीं है, रक्स एक कला नहीं है। शायद मैं ये भी बल्कि कह दूं, चले एक और वन स्टेप फॉरवर्ड में जाती हूँ, मैं कहती हूँ कि किसी को लुत्फ देना, किसी के लुत्फ का जरिया बनना, शायद ये भी एक हुनर है। तभी शायद कदीम अदियान के अंदर तवाइफों के कोठों पे भेजा जाता था औरतों को तहजीब सीखने के लिए, शरीफ घरानों की औरतों को, बाबरदा औरतों को तहजीब सीख करो। हो सकता है मैं इनको भी हुनर मानूंगी, मैं इनको कला जरूर मानूंगी, मगर मैं ये हरगिज़ भी नहीं कहूंगी कि ये ख्वाजा सरा का जो उसको इंग्लिश में कहते हैं रेज़ॉन डिएट्रा फ्रेंच के अंदर, द रीजन ऑफ योर एग्जिस्टेंस इज दिस, कि तुमने नाच के किसी को महसूस कर रहा है, या तुमने अपने जिस्म के जरिए, अपने लम्स के जरिए तुमने किसी के लुत्फ का जरिया बनना है। मैं तो इस बात में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती, बिकॉज सारा कुछ जब मेरे साथ हो गया, और साथ ही मुझे ये भी पता था कि मेरा दिमाग ठीक है, अक्लमंद मैं हूं, मैं अपनी क्लास से 3 ग्रेड्स आगे की बात कर सकती हूँ। 8वीं जमात के अंदर, 9वीं जमात के अंदर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात और इलेक्ट्रिक जनरेशन की बात कर रही हूँ। 12वीं जमात के अंदर जब सारे हीट इंजन के रट्टे मार रहे हैं हमारे बोर्ड के पर्चों के लिए, मैं क्वांटम फिनोमिनी की बात कर रही हूँ। ये मैं कुछ छोरी नहीं मारी आप क्या के, एज अ बिलीवर मेरा उस वक्त ये मेरा वो था कि ये दिस इज अ गिफ्ट, तो खुदा ने अगर मुझसे कुछ लिया है तो मुझे कुछ दिया भी है। सो मैंने अपने आप से एक दिन सवाल पूछा, दोपहर का टाइम था, मुझे मेमोरी मेरी बड़ी तगड़ी है कुछ चीज़ों के मामले में, और हमारे ना एबटाबाद में पत्थर का आर्किटेक्चर होता है, पत्थर से बने हुए घर होते हैं, पुराने से चादरों वाले जैसे होते थे, और मैं पत्थरों को यूं ट्रेस किया करती। दोपहर का टाइम था, कहीं से किसी बांगी की आवाज़ आ रही थी, सारे सोए हुए थे, कलूला कर रहे थे अपना, और मैं पत्थरों को यूं ट्रेस कर रही थी। मैंने किसी कुछ ऊपर से एक आवाज़ नहीं आती एक तरीके से कि आंखें बंद करो, आंखें बंद करो और सोचो कुछ साल बाद हाउ डू यू वांट टू सी योरसेल्फ, तुम खुद को देखना कैसा चाहती हो। और मैंने अपनी आंखें बंद की और विजन मुझे अभी तक याद है कि मेरे इसी लेंथ के ऑलमोस्ट बाल हैं, इससे जरा सा लंबे हैं, कर्ल्स उनके अंदर डली हुई हैं, सन ग्लासेस मैंने पहने, कोई फिल्म में देखी होगी मैंने, कैसे आ गया बच्चे के दिमाग में, सन ग्लासेस मैंने पहनी हुई है, और एक ग्लास की बिल्डिंग है, और उस बिल्डिंग के अंदर मैं एंटर हो रही हूँ, मेरे हाथ में ब्रीफ केस है, और बड़े स्टाइलिश से मैंने कपड़े पहने हुए हैं, साड़ी भी है, पैंट्स भी हैं, पैंट्स के ऊपर साड़ी है, इंटरनेट डाला के तब आया नहीं था, और ये मेरा दफ्तर है, और गार्ड आता है, वो गार्ड आता है मुझसे ब्रीफ केस लेता है, कहता है वेलकम। मैं बड़ी तमीज से मुझसे बात करती हूँ, सिक्योरिटी का गेट मेरे लिए खुलता है, मैं अंदर जाती हूँ, मैं लिफ्ट का बटन दबाती हूँ, ऊपर जाती हूँ, अपने ऑफिस में जाती हूँ, कंप्यूटर बैठती हूँ, और आगे मेरी सारी टीम मेरे लिए काम कर रही है। मेरी आंख खुली, दोबारा मैंने कहा दिस इज, ये बनूंगी, ये वाली बंदी बनना है मुझे। आज उससे कितना करीब है? मैं 4-5 साल पहले ये कर चुकी थी, डन विद इट। तब मैंने ये देख लिया था, आंखें बंद, 16-17 साल मेरी उम्र थी, मुझे याद है, 16-17 की मैं थी। मैंने कहा कि ये बनूंगी मैं नहीं नाचती किसी के भी आगे, मैं नहीं, क्योंकि होटल में कहीं पर हॉस्टल में किसी में कमरा करके, तो मेरे बाहर कमरे के बाहर मेरे पास मर्दों की लाइन मेरी लगी हुई हो,
और वो आ रहे हैं, वो जा रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो जा रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है ना, इतनी तो तब तक समझ आ गई है, लड़कों के साथ में रहती हूँ, इतना मुझे पता चल गया कि ख्वाजा सरार के जिस्म के साथ किस किस्म का जिनसी अमल किया जाता है, और उस मखसूस जिनसी अमल से मुझे शदीद किस्म की खौफ था। उसकी अटेम्प्ट्स भी मेरे ऊपर की जा चुकी हैं। जाहिर में बॉयज कॉलेज में रहती है, मुझ पर अटेम्प्ट्स की जा चुकी हैं, रेप की मेरे को मल्टीपल अटेम्प्ट्स हुई हैं, नन ऑफ देम हैव बीन सक्सेसफुल। आई फॉट देम ऑफ। ये तो मैं नहीं होने दूंगी, ना मुझे ये करना है, ना ये मुझे करने का शौक है। तो तब मुझे हो गया था कि दिस इज नॉट व्हाट आई एम गोइंग टू डू। जवाब अपने मैंने खुद तलाश करनी है, मैं ढूंढ लूंगी। ये जवाब मुझे मिलना शुरू भी हो गए थे, ट्रांस के ऊपर नहीं मिलना शुरू हुए थे, बस मसला ये हुआ ट्रांस का। तब मुझे अगर जवाब मिल गया होता ना 17 साल की उम्र में, अगर मैंने ये लफ्ज सीख लिया होता, तो मैं यूनिवर्सिटी एज अ गर्ल जाती, मैं यूनिवर्सिटी एज अ बॉय ना जाती। और ये एक ऐसी चीज है जिसपे अब मेरे पेरेंट्स भी एग्री करते हैं, मेरे पेरेंट्स के फ्रेंड्स भी एग्री करते हैं। माई फादर इज अ डॉक्टर, मेरे अबू के जो बाकी डॉक्टर फ्रेंड्स हैं वो भी एग्री करते हैं कि वी विश हमारे पास क्या नॉलेज होती, पाकिस्तान नॉलेज का ब्लैक होल ना होता, जो हम पे इल्म का फुकदान है, जो हमारे यहाँ जो बंद कर दिया जाता है। तो डॉक्टर साहब अपनी इस बच्ची को बच्ची बनाकर ही यूनिवर्सिटी भेजते, मेडिकल कॉलेज भेजते, ये लड़का बन के, मोइज बन के ना जाती। तो तब ये तब्दीली अलबत्ता मैं जरूर कर लेती। अगर मुझे कोई टाइम मशीन आज दे ना कि बस एक चीज चेंज करनी हो, रिग्रेट्स कोई नहीं है, मुझे रिग्रेट्स नहीं है, नदामत नहीं है किसी चीज की। मैं पास में जाकर सिर्फ ये एक तब्दीली करूंगी, वालिदैन को बोल के आऊंगी बाल लंबे करो, छुट्टियों का टाइम है ना, अभी बोर्ड के एग्जाम्स हो गए हैं, रिजल्ट आने के बाद एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी, एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट 6 साल में बच्ची के बाल लंबे हो जाते हैं। बच्ची के बाल लंबे करो, दाढ़ी मूछो, उसकी वैसे भी नहीं है, हार्मोन उसके वैसे भी रिलीज नहीं हो रहे, लड़की बना के बेचो, जाके डीन से बात कर लो, कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन तभी तसव्वुर ही नहीं था, बस ये मैं एक तब्दीली जरूरी है। खुदा जानता है, खुदा के हर काम में हिकमत है। Who am I to challenge God's will? क्योंकि तब कॉन्सेप्ट ही नहीं था ख्वाजा सरा का। खुसरा एक गाली थी, ख्वाजा सरा का लफ्ज एक गाली थी। इम्तियाज ताज साहब का एक ड्रामा है अनारकली के नाम से, हमारे उर्दू के निसाब में था, बोर्ड के उसमें ना, खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर भी था, मेरे ख्याल से 11वीं जमात में कि 12वीं जमात में, मेरे ख्याल से 12वीं जमात में था, जहां तक मुझे याद पड़ता है। तो वो जो आता था ना लेसन 5-6 पेजेस का, वो था जिसमें अनारकली को चुनवाना है दीवार में, वो फैसला हो रहा है। तो उसमें बादशाह अकबर नारा मारता है कि ख्वाजा सरा अनारकली को जिंदा में फेंक दो। हमें नहीं पता ख्वाजा सरा क्या होता है, तो उर्दू के टीचर ने बताना था, और बहुत अच्छे उस्ताद थे, खुदा उनको लंबी जिंदगी दे, मुझे बहुत पसंद है, मेरे साथ बहुत उनका अच्छा दिल का गहरा एक रिश्ता था। तो उन्होंने बोला कि आप लोगों को पता है ख्वाजा सरा क्या होता है? मैं क्लास में फ्रंट पे बैठती थी ना, तो सबने बोला कि नहीं सर हमें तो नहीं पता। तो फिर सर ने एक्सप्लेन किया कि ख्वाजा सरा खुसरो को कहते हैं। फिर सारी क्लास बहुत हंसी और मेरी तरफ इशारा किया, बोला जैसे कहिए, जैसे कहिए, जैसे कहिए। ये तो मेरे सब बचपन से होता आ रहा है कि जब भी क्लास में इस किस्म का कोई जिक्र आता है, बायो की क्लास में क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम का जिक्र आ गया, ये वो लोग होते हैं जिनके क्रोमोसोम्स XXY होते, सिर्फ XY या XX नहीं होते, उनका XXY होता है। एक X एक्स्ट्रा लगा हुआ होता है लड़के में, एक Y एक्स्ट्रा लगा हुआ होता है लड़की के। दोबारा मेरी तरफ इशारा, जैसे कहिए, जैसे कहिए, जैसे कहिए। उसकी तो मुझे आदत थी, लेकिन वो जिंदगी की पहला टाइम था जब मैंने ख्वाजा सरा का लफ्ज सुना कि ये भी कोई लफ्ज होता है। अब उसकी तारीफ रिसर्च करने के लिए तो मेरे पास कुछ भी नहीं था कि मैं कहीं पे जाऊं, जाकर मैं इस चीज की रिसर्च करूं। यू गेट माय पॉइंट? तो ये नॉलेज ही नहीं थी, कुछ पता ही नहीं था कि होता कि ट्रांजिशन भी कोई चीज है, कि ये वाले हार्मोन अगर नहीं है तो कुछ नहीं, बात नहीं है। आप बच्चों को लेकर जाओ, साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर जाओ, फुल एवेल्युएशन करो, मोहब्बत से, प्यार से, तमीज से बात करो। अगर आपको पता चलता है कि बच्चे की जेंडर आइडेंटिटी, इसकी जिनसी शनाख्त मुख्तस है, ये खुद को लड़का समझता है या ये खुद को लड़की समझती है, तो सो बिस्मिल्लाह भाई, उसको डालो ना उस धारे में। क्या दरमियान की सड़क में सर्विस लेन में अभी चलाई जा रही है? बस चलो देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। और जो होगा देखा जाएगा वो ये भी कि वो भी आपने खुद फिक्र करना है। लहू लुहान आप चल रहे हो, हाथ में आपके हथियार नहीं, दिमाग में आपके इल्म नहीं, हाथ में आपके किताब नहीं, कुछ अत्ता पता कुछ आपको है नहीं, हमें जाना कहाँ पे ये हमें पता नहीं है, जात क्या है वो सवाल का जवाब आपके पास मौजूद नहीं है। बस सर्विस लेन में चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है, और भाई बैठा के समझा दो जरा सा। तो उस वक्त अगर ये चीज होती है जो आज हम बात करती हैं, जब मैं एज ए ट्रांसजेंडर डॉक्टर ये बात करती हूँ कि खुदा का वास्ता वालिदैन, खुदारा समझिए आपकी औलाद है, आपने हिसाब देना है इसका, दुनिया का नहीं तो आखिरत का ही सोच लें। बिठाएं, पूछें, अच्छे साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाएं। हो सकता है आपका बच्चा बोले कि बच्चा हो नहीं हो, बच्ची हो, साल तक साइकोलॉजिस्ट पूछता रहेगा, साल के बाद ही बोले कि मुझे कंफर्म पता है मैं लड़की हूं, लड़का नहीं हूं। तो फिर क्या करेंगे? जबरदस्ती लड़का बनाएंगे? किसके लिए? किसके लिए? ताकि फफी रशीदा डाले ना मारे।
इसीलिए आखिर में फिर भी निकलेगा तो लड़की। तो लेके जाए उस तरफ, पहले ले जाए, पहले ले जाए उस तरफ, लेके जाए उसको जिंदगी, उसको यूनिवर्सिटी एज अ गर्ल भेजें, उसकी सहेलियां बने, वो लड़कियों में जरा उठे बैठे, उसको थोड़ा तमद्दुन आए, थोड़ा सा उसको आए, थोड़ी सी बात आगे चले, फिर खैर है। पाकिस्तान में अगर 100 मर्द है, उन 100 मर्दों में से 90 मर्द या 92 मर्द ऐसे होंगे जो कि औलाद चाहते हैं, 8 ऐसे भी तो होंगे ना जिनको नहीं पता, जो कहते हैं मोहब्बत के लिए शादी करनी, औलाद हो ना हो वो खुदा की देन है। हो सकता है ना मानना कि ख्वाजा सरा औरत बांझ औरत की तरह होती है, मगर निकाह तो बांझ औरतों के भी होते हैं। लेके चले उसको उस तरफ, मजहब इस चीज की इजाजत दे रहा है, फतवे इसके ऊपर आ चुके हैं। बरादर मुल्क हमारा ईरान 1984 से ये काम कर रहा है। क्या आप लोगों ने बीच की कैटेगरी के अंदर डाल के, और लफ्ज़ से गाफ से शुरू होता है, जो गाली है कि आपको पता है वो क्या गाली है, मैं बोलना नहीं चाहती, क्यों हमें वो बनाया हुआ है आप लोगों ने? मेरी कम्युनिटी को क्यों वो बनाया हुआ है? और मुझे तो कम्युनिटी से बड़ा, मुझे कम्युनिटी बड़ा गुस्सा आता है, क्यों तुम लोग ये बनी हुई हो? जब साइंस के जरिए, मेडिसिन के जरिए, तिब के जरिए, सर्जरी के जरिए, समाजियात के जरिए, मानियात के जरिए, मजहब के जरिए, शरीयत के जरिए एक रास्ता मौजूद है, तो क्यों अपने आप से आप लोगों ने जशन 2 बनाया हुआ है? 500 रुपए लेकर तो बस करी जाओ करी जाओ करी जाओ, क्या मतलब है? ये कोई वजूद है? ये कोई जिंदगी है? खुदा ने तुम्हें मुसलमान इसलिए पैदा किया कि तुम लोग ये काम कर रही हो, मगर बस कर रही हो कि 17-16 साल की उम्र घर से भाग गई। आपका कहने का मतलब है कि मुख्तलिफ मेडिकल प्रोसीजर्स और दीगर चीज़ों की मदद से एक ख्वाजा सरा जो कि खुद को औरत की कैटेगरी में रखता है कि मैं औरत हूँ, मैं लड़की हूँ, उसको एक औरत बनाया जा सकता है जो कि बायोलॉजिकली एक औरत है। बिल्कुल बिल्कुल बनाया जा सकता है। 1930s के 40s में इस किस्म का पहला ऑपरेशन हुआ था। 1960s में डेविडोव मेथड आया था, एक सर्जरी की टेक्निक है जो कि आज तक बहुत प्रोमिनेंट है, अच्छी चल रही है। पेरिटोनियल पुल वजाइनोप्लास्टी उसको कहते हैं। इसके अलावा पीनाइल इन्वर्जन वजाइनोप्लास्टी है जो कि पाकिस्तान में भी 1-2 सर्जन्स कर रहे हैं, ईरान के अंदर बहुत कॉमन है, इंडिया में बहुत कॉमन है। इसके अलावा सिग्मोइड कोलॉन वजाइनोप्लास्टी है जिसमें आपकी अंतड़ियों की लाइनिंग का एक पोर्शन लेके आपकी अंदाम यानी का वजाइना कंस्ट्रक्ट की जाती है, जो कि बिल्कुल एक फंक्शनल वजाइना आपकी होती है। और शरीयत भी तो यही कहती है ना। तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपके पास एक मर्द और औरत के निकाह का यही है कि निकाह आप कर रहे हो, उसके पीछे भी आपकी जिनसी ज़रूरियात भी होंगी, और जिनसी ज़रूरियात एक निकाह के रिश्ते के अंदर मुकम्मल तौर पर पूरी होंगी। अगर वो पूरी करनी है तो जिस्म भी तो फिर उस मुताबिक होना। हवा में तो नहीं करेंगे आप इंटरकोर्स, जाहिर सी बात। और अगर आपका जिस्म उस चीज़ के मुताबिक नहीं है तो खुदा न खास्ता इसका मतलब है कि फिर आप लवातत की तरफ जा सकते हैं, और लवातत की तो मुनाफी है, वो मर्द को भी मुनाफी है, औरत को भी है, ख्वाजा सरा को भी है, वो मुनाफी है। उसके ऊपर मैं कोई डिबेट किसी किस्म की नहीं करना चाहती। तो जब ये तमाम चीज़ें मौजूद है, व्हाई नॉट टेक देम देयर? सजा के रखना है किस लिए? किस लिए सजा के रखना है आपने एक अध मर्दाना जिनसी उज्व? या तो आप उस तरफ जाएं, या जो हमारे पुराने ख्वाजा सराओं का, हमारे बुजुर्ग फकीरों का, तसव्वुफ वाले ख्वाजा सराओं का, जो मड़ियों पे रहते हैं, जो दुआएं देते हैं, उनका जो कॉन्सेप्ट है फकीरी का, या फिर आप उसकी तरफ जाएं। वो जो कॉन्सेप्ट कहते हैं कि बस हमें खुदा ने जैसा पैदा किया यही हमारी मुकम्मल जात है। शादी ब्याह निकाह मोहब्बत इश्क ये तमाम जिम्मेदारियां मर्दों और औरतों की हैं। हमें खुदा ने उस धाड़े के अंदर डाला ही नहीं, इसमें खुदा की हिकमत थी। हम ऐसे ही ठीक है, बहुत मुश्किल रास्ता, हमने अपने आप को इससे दूर कर लिया। अब हम फुक्र में हैं। ये मुश्किल रास्ता, और ये देन है, ये नवाजिश है, ये खुदा किसी किसी को देता है, ये उतरती है। इसमें आप किसी को जिस्म के मुताबिक डाल नहीं सकते जबरदस्ती कि नहीं तू खुसरा जमे हो ना तो और दो फकीरी बरसी, या आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। उस बच्चे ने चूज करना, वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती है, वो बिजनेस वुमन बनना चाहती है, वो क्राउन चलाना चाहती है, वो नहीं है फकीरी में, गलत है। वो कोई बुरा ख्वाब है उसका, बुरा ख्वाब उसका नहीं, हलाल की रोजी रोटी कमाना चाहती है। वो पात्री, वो डॉक्टर बनना चाहती है, क्यों नहीं बन सकती डॉक्टर? ये है मेरा कॉन्सेप्ट कि ये 2 रास्ते हैं ना, इन 2 रास्तों में से चूज कर ले। हमारे यहाँ मसला ये, और हमारी कम्युनिटी के साथ भी ये मसला है कि वो क्लेम तो ये करती है कि हमने फकीरी वाला रास्ता चूज किया, मगर किया हुआ नहीं है। नहीं, सबको पता है, कब तक झूठ चलाएंगे? बच्चे को पता है कि क्या हो रहा है गली मोहल्ले के अंदर। वो अलग बात है कि पाकिस्तान का मुआशरा एक शरीफ मुआशरा है, तो हम लोगों ने पर्दा डाला। सही, हम चुप है, हम खुल के बात नहीं करते, वरना इतना सबको पता है कि फकीरी के नाम पर जिस्म फरोशी आज भी हो रही है। आपको नहीं लगता अल्लाह ने जो आपको शऊर दे दिया है, जो इल्म आपने हासिल कर लिया, अपने आप को जिस तरह से ट्रांसफॉर्म कर लिया, अब आपको लाइफ का गोल मिल नहीं चुका कि अब आपने यही जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है
इनको भी ये शऊर देना है कि देखो तुम एक औरत बन सकती हो, तुम एक नॉर्मल इंसान की जिंदगी गुजार सकती हो। यू डोंट हैव टू बी लाइक दैट कि तुम लोगों के सामने नाचो, मांगो, अजीबोगरीब काम करतब करो, ये तुम्हें जरूरत नहीं है। तो आप इसके लिए क्या कर रही है? जज साहब, मुझे ये लगता है ना कि ये शऊर कम्युनिटी को पहले से है। इस शऊर कम्युनिटी को पहले से है। खुदा ने जब इंसान जात पैदा की, ठीक है, आदम जात से हम आए हैं सारे, रूह है एक हमारी, अक्ल है एक हमारी, एक कब्र होगी हमारी, हमारा एक हिसाब होगा, बेहिसाब तो हम नहीं जाएंगे। तो इसका मतलब है कि खुदा ने शऊर तो दिया हुआ है। अगर शऊर ना दिया होता तो फिर हिसाब भी ना। तो ये जो 100% मजलूमियत का नैरेटिव है ना, ये तो मैं किसी के लिए भी नहीं मानती। मजलूमियत नहीं, मैं तो जालियत कह रहा। मैं आती इस चीज की तरफ चलने, इसका हाँ बिल्कुल सही आपने कहा, जाहिलियत और मजलूमियत दोनों के बीच में हमें तलाश करने की जरूरत है। मेरे ख्याल से कम्युनिटी ने कॉम्प्रोमाइज किया हुआ। उसकी वजह यह है कि शऊर तो उनको इस चीज का है, मगर वसाइल नहीं। और वसीला बनाना कम्युनिटी की जिम्मेदारी सिर्फ नहीं होती। इट टेक्स अ विलेज वाला जो कॉन्सेप्ट है। माँ बाप अपने बच्चे की अच्छी परवरिश करना चाहते हैं, लेकिन अगर बच्चा बाहर निकले गली मोहल्ले में, बाहर लड़के ही गंदे हैं, तो फिर माँ बाप क्या करेंगे? यू गेटिंग माय पॉइंट? कि एज अ कम्युनिटी सिर्फ हम नहीं है, इसमें हमारे साथ मर्दों को भी शामिल होना पड़ेगा। इसमें हमारे साथ गैर ख्वाजा सरा औरतों, जो पैदाइशी औरतें हैं, जो ख्वाजा सरा पैदा नहीं हुई, जो बांझ नहीं है, जो बच्चे जन सकती हैं, उनको भी शामिल होना पड़ेगा। ये पूरा एक सिस्टम एक बनाना पड़ेगा, तजवीज़ देनी पड़ेगी। ये क्यों है कि मैं पाकिस्तान की वाहिद मेडिकल डॉक्टर, मेल फीमेल ट्रांस सब में से मैं अकलौती डॉक्टर हूँ जिसने WHO सबसे बड़ा अदारा है दुनिया का, WHO सेहत का, उसने जब ख्वाजा सरा अफराद, ट्रांस अफराद, इंटरसेक्स अफराद की सेहत के ऊपर एक इतना बड़ा डॉक्यूमेंट निकाला, उसकी जो मेडिकल रिव्यूइंग है पाकिस्तान से, वो मैंने की थी। और अगर मैं किसी किस्म की सर्जरी कराना चाहती हूँ जिनसी तस्हीह की, इस किस्म की सर्जरी जिसके बाद शरीयत के मुताबिक भी मैं एक निकाह का हक रख सकूंगी, वो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। मुझे $20,000 यानी कि 50 लाख रुपया जमा करके थाईलैंड जाना पड़ेगा। मैं 50 लाख रुपया कहां से लूं? नंबर 1। नंबर 2, अगर मैं जमा कर भी लेती हूँ, अब आती हूँ पाकिस्तानी के तौर पे, ख्वाजा सरा औरत मर्द तो साइड में छोड़े ना, सबसे पहले तो मैं पाकिस्तानी हूँ। मैं 50 लाख का प्लॉट क्यों ना खरीदूं? जी। तो बेचारी कम्युनिटी के पास इट हैज टू चूज, हमें चूज करना पड़ता है सर्वाइवल के बीच में और निकाह के बीच में, रिश्ते के बीच में, सुहागन होने के बीच में। हमें चूज करना पड़ता है कि वी कैन आइदर सर यार रोटी कपड़ा मकान कर लो या फिर बंदा कर लो, यानी कि ये दिस इज हाउ यू कैन गो अबाउट इट। सो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। पाकिस्तान के अंदर सर्जन्स की वो ट्रेनिंग नहीं हुई हुई। 2-3 बहुत अच्छे सर्जन्स दुनिया के अंदर, कुछ अमेरिका के अंदर है, कुछ ऑस्ट्रेलिया में है, ज्यादातर थाईलैंड के अंदर है। उनके पास जाके मेरे ख्याल से डॉक्टर्स को ट्रेनिंग लेनी चाहिए। ये मार्केट मौजूद है, इस तरफ अब आने की जरूरत है। सॉरी टू कट यू ऑफ, आपको जो इंटरनेशनल फेम मिल चुका है, आप एक NGO बना सकती हैं, इस पर डोनेशंस इन्वॉल्व हो सकती हैं, पाकिस्तान में एक अस्पताल बन सकता है स्पेशल ट्रांस पीपल के लिए। आपके पास हम जैसे पॉडकास्टर्स की इतनी बड़ी कम्युनिटी है, आप आके इसको कह सकते हैं यार ये हाईलाइट करें, ये इशू हमने करना है। आज के दिन की ये बात है कि ये खबर चल रही है इंडिया में, एक पाकिस्तानी बच्ची को उन्होंने दिल डोनेट करके तो सेव कर लिया। 2019 से वो उधर जा रही थी, 1 करोड़ रुपया खर्चा था पाकिस्तान में, वहां पे फ्री हो गया। बिल्कुल हो गया ना, कुछ ना कुछ तो हल निकल आया। तो आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार? मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जमाने से लेने के लिए तैयार हूँ और मेरा बहुत मूड है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का कि हम एक स्टेट ऑफ द आर्ट पाकिस्तान के अंदर ट्रांस और इंटरसेक्स दोनों के लिए हम लोग एक हॉस्पिटल खोलें, एक सिर्फ, बेशक ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। उसमें हमारे पास एक पूरी मेडिकल टीम हो, उसमें हमारे पास साइकोलॉजिकल सर्विसेज भी हो, उसमें हमारे पास सोशल वर्क की सर्विसेज भी हमारे पास मौजूद हो, ताकि इन तमाम चीज़ों को एक रूफटॉप के अंदर किया जा सके। मगर जट साहब, मसला ये होता है कि पाकिस्तान में आजकल इस इशू को मुतनाज़ा बना दिया गया सिर्फ सियासत के लिए। आप जेलम से आपका ताल्लुक है, पंजाबी हैं आप, मुझे लगता है कि आप मूंछों से आपकी मुझे अंदाजा हो रहा है कि आप अच्छे तरीके से पंजाबी कल्चर के साथ आप घड़े हुए हैं अच्छे तरीके से उसके अंदर। आपकी मुझे पूरा यकीन है बेशतर ख्वाजा सराओं से मुलाकात हुई होगी, प्लस जर्नलिस्ट है, आपने बैठे गप भी उनके साथ लगाए हुए। मैंने जब ये पॉडकास्ट का आगाज किया था, मेरा सेकंड इंटरव्यू ख्वाजा सरा के साथ, नैनतारा के साथ, मैंने कल देखा था। सो आपकी बेशतर लोगों से मुलाकात हुई होगी, है ना? कहीं पे आपको ये फील हुआ कि ये इंटरनेशनल एजेंट है? यानी एक ख्वाजा सरा जो बेचारा घर से निकल के डेरे पे चला गया, भीख मांग ली,
नाच लिया, गा लिया, जिस्म दे दिया अपना किसी को, वो इसराइल का एजेंट है? कहां से ये हम लॉजिक? दूसरे बंदे पे लगा देते हैं। चले मेरे ऊपर आ जाते हैं। मैं स्कॉलरशिप लेके फुली फंडेड स्कॉलरशिप लेके जाती हूँ अमेरिका में, तालीम हासिल करके आती हूँ 2 साल की, अमेरिका में रुकती नहीं हूँ, वापस आती है। और वापस आने के बाद मुझे अजाइलम की भी ऑफर है, मुझे हर चीज की ऑफर है, मैं नहीं जाती क्योंकि मेरे बूढ़े माँ बाप इधर हैं, मुझे उनसे मोहब्बत है, उनको मुझसे मोहब्बत है, मुझे अपने मुल्क से मोहब्बत है, मुझे अपनी मिट्टी से मोहब्बत है। हर तरह की चीज निकाल लूँ ना। मुझे तो पाकिस्तान बड़ा पसंद है, मुझे जेन्युइनली पाकिस्तान बहुत पसंद है, मुझे हमारी सकाफत पसंद है। पश्तून नेशनलिस्ट हूँ इलाके में, अवामी नेशनल पार्टी से मेरा ताल्लुक है, लेकिन मेरी पंजाबी लोगों से कितनी अच्छी दोस्ती है। पंजाब की सकाफत की मैं बात करती हूँ, मुझे मोहब्बत है पंजाब से। मुझे बुरा लगता है कि पंजाब के दरियाओं की बंदरबांट की गई, पंजाब की सकाफत खत्म की गई, 1947 में पंजाब का बंटवारा किया गया। ये खलिशें हैं, ये मैं महसूस कर सकती हूँ। हालांकि मेरा ताल्लुक उस जात से भी नहीं है, इसका मतलब है कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ जी। तो फिर क्यों आप ये एक एजेंडा का जी, ये एक इंटरनेशनल साजिश के जरिए पाकिस्तान के अंदर मर्दों की तादाद को कम किया जा रहा है, और ये यहाँ पे LGBT का एजेंडा ला रही हैं, और ये कर रही हैं, इनको कर रही हैं मत बोले, इनको कर रहा है बोले। ये पहले बायोलॉजिकल मर्द हुआ करता था। भाई आपको किसने कहा? मेरी रिपोर्टें देखी हैं? नहीं, हमने इसकी तस्वीरें देखी हैं। मैं आपको खुद बता रही हूँ, मैंने टेस्टोस्टेरोन के टीके लगाए हैं। और टेस्टोस्टेरोन का टीका क्या होता है तकरीबन बेशतर मर्दों को पता होगा, क्योंकि उनको पता है कि बॉडी बिल्डर लगाती है, सबको पता है। उसके बाद दाढ़ी मूंछ से आती है, मुंह पे दाने निकलते हैं। भैया मेरी तस्वीरें उठा के देख लो, मेरी जो तस्वीरें आप लोग निकाल के लगा रहे हो इंटरनेट के ऊपर, वो तो मैंने खुद लगाई हुई है। या तो ये कि वो आपको किसी ने ISI में निकाल के दी हो। भाई मेरी अपनी तस्वीरें मेरे अपने अकाउंट से आप उठा के लगा रहे हो, क्यों? तो मुतनाज़ा बना दिया गया इसको, सिर्फ इसलिए कि वोट कमाने थे, सिर्फ इसलिए कि 10 कपड़ों के जोड़े और बेचने थे। यानी इतनी फरसूदा सोच कि अपनी तशहीर की खातिर आपने सबसे पिसे हुए तबके को उठाया, सबसे पिसे हुए तबके को उठाया, और उसके खून और उसकी लाशों के ऊपर आपने अपने कारोबार की और अपनी सियासत की तशहीर की। इससे ज्यादा घिनौना काम और क्या हो सकता है? तो हमें तो ये डर लगता है कि अस्पताल खुल जाएगा, उसके बाहर आके हमला हो जाएगा, उसके बाहर आके डेरा डाल देंगे कि अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो इस्लाम के मुखालिफ हो रहा है। यहाँ पे लोगों को तब्दील किया जा रहा है, यहाँ पे मर्दों को तब्दील करके औरत बनाया जा रहा है। इन लोगों को दिमागी और जहनी बीमारियां हैं। ख्वाजा सराओं को जहनी बीमारियां हैं, मगर वो ख्वाजा सरा होना जहनी बीमारी नहीं है। उनको डिप्रेशन है मुआशरे के रवैये की वजह से, उनको एंजाइटी है मुआशरे में तजलील होने की वजह से। तो नहीं है ना, हम लोग तो हर नई चीज को आप अभी हम ऑफ द कैमरा भी डिस्कस कर रहे थे, बहुत बुरी तरह से पहले रिजेक्ट करते हैं, बहुत बुरी तरह से, बिल्कुल। और फिर आहिस्ता आहिस्ता इनको समझ आ जाती है, जो अपने घर किसी दे जमेगा ना तो फिर ताड़े को ही लैके आएंगे। बिल्कुल, ये हो गया। कैसे? इस चीज को लेकर बहुत खुश हूं कि अब इतनी अच्छी एक पॉजिटिव चेंज आई है, इतनी अच्छी पॉजिटिव चेंज आई है कि 4-5 महीने पहले मेरे पास एक केस आया, मुझे फादर ने कांटेक्ट किया। पंजाबी फादर है, वड़ाइच है, लाहौर से उनका ताल्लुक है, एजड मैन, 40s के अंदर है, 50s के अंदर है मेरे ख्याल से। और उन्होंने मुझे इंग्लिश के अंदर कांटेक्ट किया और पंजाबी में जो मुझसे बात की, इंग्लिश पंजाबी के मिक्सचर के अंदर। मैं बिजनेसमैन हूँ, ये मेरा नाम है, मैंने आपकी वीडियोस देखी और आप डॉक्टर है, और मेरा बेटा बेटी है। मेरा बेटा बेटी है, वो ट्रांसजेंडर है, और मुझे पता है घर में बहुत मसला बनेगा, बहुत मसला बनेगा। मेरी फैमिली वो सारा कुछ मैं संभालने को तैयार हूँ, लेकिन डॉक्टर साहिबा मेरा बच्चा ये खड़पैर सा खुसरा नहीं बन सकता। ये उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया। आप माइंड मत कीजिएगा, उन्होंने मुझे बोला भी डॉक्टर साहब आप माइंड मत कीजिएगा, आपको मेरी बात सख्त लगे, मगर नहीं, मैं बिजनेसमैन आदमी हूँ, मेरा बहुत बहुत लाइक मेरी बेटी है, बहुत इसका दिमाग है। आप इससे बात करें आप इंप्रेस हो जाएंगी, इस बच्ची का बहुत दिमाग है, ये कुछ कर सकती है, ये कल को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जा सकती है। मुझे गाइड करें, मुझे नहीं पता, मुझे गाइड करें क्या होगा, क्योंकि लोग मुझे कहते हैं कानून हंस जाएगा, खुसरा बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो सारे यही कहते हैं। मेरे अपने को भी यही कहा था, मैं नहीं भागी ना, उधर टिकी, डॉक्टर बन कर दिखाया, गालियां सुनी, जमात इस्लामी ने मेरी गाड़ी के शीशे तोड़े, बदतमीजियां की मेरे साथ, सारा कुछ किया, आज भी करती हैं। टिकी रही, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, टिकी रहूंगी, डॉक्टर बनकर दिखाऊंगी, जो पटना है पट लो, बनूंगी पाकिस्तान की पहली ख्वाजा सरा डॉक्टर, देखती हूँ मैं भी, और गोल्ड मेडल लेके बनूंगी। और सुनाओ। तो उनका भी ये वाला रवैया था कि बच्ची है मेरी और बड़ी तगड़ी बच्ची है, मुझे बताएं मैं क्या करूं। मैंने फुल गाइड किया उनको, मैंने बोला लेट मी वॉक यू थ्रू द प्रोसेस। हो सकता है कि ज़हनी मसला हो, कोई साइकोसिस हो सकता है कि वो एक्चुअली ट्रांसजेंडर हो। 1 साल तक उसकी बहुत अच्छी थेरेपिस्ट से मुलाकात करें, ये मैं आपको थेरेपिस्ट का नंबर देती।
अगर वो भी आपको बताती है, बच्ची भी आपको बताती है कि जी बाकी में ये शी इज अ गर्ल एंड शी कैन लिव लाइफ एज अ गर्ल, फिर हम ट्रीटमेंट की तरफ आएंगे। हम उसका बायोलॉजिकल टेस्ट करेंगे हार्मोन्स का, देखने के लिए कि उसकी बॉडी के अंदर हार्मोन्स की परसेंटेज कितनी है, क्या मेल हार्मोन्स हैं, क्या फीमेल हार्मोन्स हैं, क्या एक ज्यादा एक कम। फिर हम उसको अद्वियात देंगे, इस तरह की अद्वियात देंगे ताकि उसके जिस्म के अंदर औरतों के हार्मोन ज्यादा हो, ताकि उसमें जनाना बलूगत आ जाए, जो अमल उसका फ्रीज हुआ था वो उसमें से निकल जाए। फिर मैं उसके जिस्म के बारे में पूछूंगी कि आप अपने जिस्म में क्या तब्दीलियां चाहती हैं, आप जब शीशे के सामने खुद को कैसा देखना चाहती हैं। हो सकता है कि वो मुझे अपनी शक्ल के बारे में कुछ बोले, मुझे ये नक्श अपने यूं पसंद नहीं है, ये पसंद नहीं है, वो पसंद नहीं, उसको बता दूंगी कि ये तो कॉस्मेटिक काम है, इसके लिए तुम्हें किसी कॉस्मेटोलॉजिस्ट से बात करनी चाहिए। फिर मैं उसकी जिनसियत के बारे में पूछूंगी कि क्या तुम एक औरत हो तो क्या तुम मर्दों में दिलचस्पी रखती हो, और वो मुझे बताती है हाँ। और मैं उससे पूछूंगी क्या तुम कल को एक शादीशुदा जिंदगी गुजारना चाहती हो, क्या कोई फैमिली स्टार्ट करना चाहती हो, इज्जतदार माशरे की तरह, तुम्हारा भी एक घर हो, तुम्हारे खावंद हो, तुम्हारे घर लोग आए जाए, ईद पे तुम्हारे घर में शीर खुरमा पके, एक नॉर्मल जिंदगी। और वो बोलती है हाँ, तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये डॉक्टर्स मौजूद है थाईलैंड के अंदर, आप उनसे जाके कंसल्टेशन ले सकते हैं। उन्होंने मेरी ये सारी बात सुनी, ने बोला कि ये तो ब्रिलियंट प्लान है, यानी कि ऐसा होने लगी है कि ये हो सकता है। मैंने बोला जी ये बिल्कुल हो सकता है, ये बिल्कुल हो सकता है। आज 8वां महीना है वो बच्ची ट्रीटमेंट के ऊपर है, उसके अबू उसको सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने लार्जर फैमिली को अभी तक नहीं बताया। अबू का मुझे 4 दिन पहले फोन आया था थैंक यू का, उन्होंने बोला कि शी इज ब्यूटिफुल, ये उनका पारा था, डॉक्टर साहिबा शी इज ब्यूटिफुल। और मेरी आंख में आंसू आ गया। प्राउड फादर। उन्होंने बोला कि शी इज अ ब्यूटिफुल गर्ल, कि मैं कभी तस्वुर में भी नहीं ला सकता, और ये आपने क्या जादू कर दिया। और मैंने कहा कोई जादू नहीं है, ये खुदा का लिखा हुआ दस्तूर है, अमल हमने करना है इंसानों ने, ये एक आजमाइश है जो कि दे दी गई है, जो कि आप पूरी कर रही हैं। हम कहते हैं बेटियां रहमत होती हैं, कभी हमने ये कहा ही नहीं कि अगर ख्वाजा सराओ औलाद का अपने नान नफका पूरा कर लिया, उसकी जिम्मेदारी अब तो वो कितनी बड़ी रहमत होगी। तो आप ये कर गई नहीं, वो सो हैप्पी। एंड मैं भी इमोशनल हो जाती हूँ बिकॉज ये पहला केस है जहाँ पे पेरेंट केम विद अ चाइल्ड, बच्ची खुद नहीं आई, वरना बच्चियां खुद आती है कि जी डॉक्टर साहब मैं 4th सेमेस्टर के अंदर हूँ, अम्मी बहुत सख्त है, और अम्मियाँ बहुत सख्त होती हैं क्योंकि अम्मियों का लाल होता है ना, अम्मियों को ताने पड़े तो पुत्र नहीं जमिया, तो अल्लाह अल्लाह करके पुत्र पर जमती है, पुत्र आगे से होता नहीं है, फिर वो झूठा पुत्र चलाती हैं, फिर वो बेचारे झूठे पुत्र के ऊपर पुत्र बनने की जिम्मेदारी होती है जो कि वो है नहीं। तो यहाँ पे पेरेंट खुद आए और वो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट केस। तो ये हो रहा है, ये चेंज आ रही है, डिमांड अब स्टार्ट हो रही है, नकात भी है, वो उल्टी बातें भी कर रहे हैं कि नहीं ज़हनी बीमारी है, बच्चों को रिहैब में डालो। ये लाहौर का वाकया है। इसके बरक्स एक और वालिदैन है, वालिद डॉक्टर है, वालिद डॉक्टर है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, माँ केमिस्ट्री की टीचर है, उन्होंने अपने बच्चे को रिहैब में डाल दिया कि जी ये कहता है कि मैं लड़की हूं उसको ठीक करो। वहां पे उन्होंने बच्चे का रेप किया और बच्चा पढ़ा लिखा बच्चा, उसने जब शोर मचाया तो उन्होंने आके बोला कि जी हमने तो जो रेप किया ये हमारा टेस्ट था साइकोलॉजिकल, हम देखना चाह रहे थे कि ये लड़कियों की तरह चीख मारेगा कि लड़कों की तरह चीख मारेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि लड़कों की तरह चीख मारे। झूठ बोल रहे हैं, टेस्ट नहीं था। आपने अपने बच्चों को भेड़ियों के हवाले कर दिया, आपने उनको बता दिया कि नंबर 1 एक खुसरा तो नंबर 2 सानू कोई फिक्र नहीं, इनू मुंडा बनाओ, फड़ो करो अंदर। तो जब आप खुद ही जानवर का दर्जा देके अपनी औलाद को एक जेल में बंद कर देंगे, भेड़ियों के हवाले कर देंगे, तो भेड़िए क्या करेंगे? उन्होंने तो जो करना है वो करेंगे। फिर ये वालिदैन भी हैं और इन वालिदैन को फरोख्त दिया जा रहा है। ये जो हमारे नकाद हैं जो मजहब का झूठा नाम इस्तेमाल कर रहे हैं या वेस्टर्न एजेंडे का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो वालिदैन से अपनी औलाद के ऊपर ये जुल्म करा रहे हैं। तो मेरी तो वालिदैन से ये अपील है कि क्या कर रहे हैं, 10 साल बाद आपका दिल खफा होगा। क्या चाहते हैं 11 साल बाद अब अपनी बच्ची की लाश उठाए? कितनी ख्वाजा सराओं की लाशों, कितनी आप जर्नलिज्म में रह चुके हैं। हर खबर ख्वाजा सरा की ये नहीं होती। एक खबर आती है ख्वाजा सरा ने MBA कर लिया, फिर 10 खबरें आती है ख्वाजा सरा की मस्शुदा लाश बरामद हुई, ख्वाजा सरा को गोलियां लग गई, ख्वाजा सरा की टांग में गोली मारी गई, रक्शे के अंदर से ख्वाजा सरा की मरी हुई लाश लटकी हुई बाहर पड़ी होती। कौन से वालिद बनना चाहते हैं, कौन सी वालदा बनना चाहते हैं, ये फैसला आपका है। या तो बच्चे को उस रास्ते पे ले जाए, ठीक कर ले बच्चे को। ठीक करने का मतलब नहीं कि जबरदस्ती मुंडा बढ़ाओ, जबरदस्ती कुड़ी बढ़ाओ, या उसको कर दे
जिस जिस जिन्स में वो होना चाहते हैं, जो कि है, जिस पे आ चुके हैं, फतवे आ चुके हैं, उलेमा इस पे बात कर चुके हैं, साइंस इस पे बात कर चुकी है कि जेंडर सिर्फ उस तक नहीं है, जेंडर यहां पे भी है। फॉलो करें उस प्रोसीजर को, अपने बच्चे को सही एक जिंदगी दें, अच्छे माँ बाप बने। कल को वही आपको दुआएं दे रही होगी, या कल को वही आपको दुआएं दे रहा होगा, ये वाले दूसरे ना बने, वरना लाशें उठाएंगे, लाशें उठाएंगे अपनी ख्वाजा सरा औलाद की आप। सब आपको क्या मजबूरी पेश आ गई थी खुद को इंजेक्शन लगा के दाढ़ी उगाने की? आप तो ठीक जा रही थी अपनी लाइफ में। ठीक नहीं जा रही थी। आपने किसी को साबित करना था कि मैं लड़का हूं? किसको? शदीद किस्म का, सबको। किन सबको? माँ बाप को भी? अम्मी को a little bit, अबू को तो नहीं, अबू तो बहुत स्वीट है। टीके लगा के? अबू तो बेचारे बहुत स्वीट है। प्लस मेरा दिमाग खराब हो गया था, जो आपस की बात, मेरा दिमाग खराब हो गया था। मैं वहां पे ना किसी बहुत मजहबी एंगल से नहीं आई थी कि मैं खुद को ठीक करना चाहती हूँ। इस्लाम ने मुझे कहा, मेरा मजहब मुझसे चाहता है कि तुम लड़का बनो, तुम्हें खुदा ने ऐसे पैदा किया है। कुछ भी नहीं, बकवास सारे। इस ये मजहब शजब भी नहीं था, समाजियात भी इतनी नहीं थी, मेरा दिमाग खराब हो गया था। मैंने कुछ ज्यादा ही लिटरेचर पढ़ लिया अपनी जिंदगी के जवाबात तलाश करने के लिए, और मैं एक ऐसी जगह पे पहुंची जहां पे मैंने ये पढ़ा कि जी जेंडर इज अ कॉन्स्ट्रक्ट, कि जेंडर इज अ कॉन्स्ट्रक्ट, ये बनावटी है। और साथ में ये भी पढ़ लिया, फेमिनिस्ट भी जरा हुई थी उन दिनों, तो ये भी पढ़ लिया कि जी और पेट्रियार्की है, माशरे में पितरसरी का निज़ाम है, जो कि है, सच्ची बात है। और इसके अंदर मर्द ताकतवर होता है, मर्द के पास तकवीयत, मर्द के पास वसाइल है, और सारी उम्र जब पप्पू पप्पू, छक्का, जनखा, खुसरा, खदड़ा, केक, चॉकलेट, पेस्ट्री, ये गालियां सुन सुन के बड़े हुए हों तो आप तंग भी हो गए होते हैं बहुत ज्यादा। तो आपने एक प्रोमिनेंट जेंडर चूज किया, मैं बननी। और मैं मर्द बनने के लिए मैंने बहुत कुछ किया, साबित करने के लिए। सर मैं आपको बताती हूँ क्या क्या। मैं शुरुआत आपसे लेती हूँ। मर्द बनने के लिए क्या क्या किया? 1 to 1 PMA लॉन्ग कोर्स मैंने टेस्ट दिया। एक मेरे ख्याल से 20 मिनट को 1 घंटे का टेस्ट होता है, मैं 10 मिनट फारिग थी। उसके बाद जी उस शुरू वाला मेडिकल तो कुछ होता ही नहीं है ना, वो तो जब अंडरवियर बना के खड़ा कर देते हैं। हार्मोन्स मेरे हुए नहीं थे, बलूगत मेरी थी कोई नहीं, 5 फुट 10 इंच मेरा कद हो गया था, अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाइड, ठीक हो गया। एथलीट में अच्छी थी इन टर्म्स ऑफ द फैक्ट, स्विमिंग करती थी, टेनिस खेलती थी अबू के साथ, पुशअप्स पुलअप्स कर लिए, भाग दौड़ के अंदर भी तेज थी, भाग दौड़ भी कर ली, नंगा करके शुरू वैसे भी चेक नहीं करते। ISSB हुई, स्ट्रांगली रिकमेंडेड। बात खुसरी सी थी अलग तब भी, अगर मैं जॉब के उसमें इस्तेमाल करूं तो वो मर्दाना वो नहीं था मेरे अंदर। अपने इसी एटीट्यूड के साथ में गई, डंके की चोट पे स्ट्रांगली रेकमेंड होकर आई, आ गया फाइनल मेडिकल कटाई। CMH एक्ट बाद ये कोई मेरे रिकॉर्ड्स निकालना चाहे ना तो आज भी निकाल सकता है। CMH एक्ट बाद सारा मेडिकल हो गया, एक चेकअप रह गया यूरोलॉजिस्ट का, जिसमें अंदर का अल्ट्रासाउंड भी होता है और फिर उतार के चेक भी किया जाता है। एक दिन आया, बैठी रही नहीं गई। 21 दिन हो चुके थे, 15 दिन हो गए थे, बाकी सारे मेरे मेडिकल हो गए थे। 16वां दिन नहीं गई, घर वापस आ गई। 17वां दिन बैठी रही, नहीं गई, चेकअप कराया, वापस आ गई। 18वां दिन फिर बैठी रही, नहीं गई, चेकअप कराया। शर्म आ रही थी, जाहिर हो पता चल जाएगा उससे, वो तो आके देख गया तो इसके तो यानी कि तो मुकम्मल नहीं है, तो दिस इज नॉट अ बॉय, हम इसको कैसे भेजें आगे। बहुत हिम्मत की, आखिरकार चली गई उधर। उसने मेरी पैंट उतारी, उसने मेरा चेकअप किया, कर्नल साहब थे, बैठाया उन्होंने मुझे, कहते यू नो आई कांट रेकमेंड यू राइट। ही सेड इट इन इंग्लिश एंड आई सेड आई नो बट आई जस्ट वांटेड टू प्रूव इट। और मैं जब स्ट्रांगली रेकमेंड हुई थी, मेरा चर्चा मच गया था पूरे कॉलेज के अंदर के वाह ये रेकमेंड हुआ है, वो स्ट्रांगली रेकमेंड हुआ है। और ये बड़े बड़े दहूश लड़के, बास्केटबॉल टीम का कब का लड़का, क्रिकेट टीम का लड़का, वो नहीं रेकमेंड हुआ। तो मैं तो तैश के अंदर, मैं देख ब्रो आप बता किसे केक कहता था तू, रेकमेंड होके आई हूँ। देख वो वाला सीन मेरा तो चल रहा था ना। He said, I can't recommend you. And I said, I know. And then he was like, you are a very smart, a very intelligent person. First year में तुम्हारी 460 marks है, highest तुम्हारे marks है of anyone who has applied for 1-to-1 long course. मेरे बहुत से दोस्त हैं अभी 1-to-1 में, मेरे बहुत से दोस्त हैं, साथ ISB वगैरह भी मेरी दी थी। Don't, क्या कर रही हो अपने साथ? And then he shifted to female pronouns. कि क्या कर रही हो, मत करो। डोंट, किसको प्रूव करना चाहती हो? डोंट, जाओ डॉक्टर बनो, डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, बायोमेडिकल इंजीनियर बनो। आर्मी इज नॉट फॉर यू, इधर तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, वर्दी का शौक नहीं छुपा सकता।
यू कांट हाइड बिहाइंड। समझ गया बंदा। और मैं निकली और उसने बोला कि मैंने उसको बोला कि सर आप यहाँ पे कुछ लिखे ना, लीव इट ब्लैंक ना। और फिर मैं आई डॉक्टर के पास गई और आई डॉक्टर वाले डॉक्टर, आई साइड मेरी कमजोर थी लेकिन ठीक की जा सकती थी, तो उनको मैंने बोला कि सर आप मुझे नॉट रिकमेंड कर दें, मैंने नहीं आना। उन्होंने बोला कि अच्छा नॉट रिकमेंड कर दूं, तो मैंने कहा पर तुम्हें आगे जिंदगी में आगे प्रॉब्लम हो सकती है। उसको नहीं पता था कि मैं इंटरसेक्स हूँ, तो उसने बोला कि नॉट रिकमेंड लिख दूं। मैंने कहा चले आप ही ना लिखे, छोड़ दे। तो मैं घर आई, मैंने बहुत सोचा और मैंने लेटर लिखा आर्मी सर्विस एंड सिलेक्शन सेंटर को। मैंने बोला कि मैं हैव डिसाइडेड अगेंस्ट ज्वाइनिंग द आर्मी, ये मेरा लेटर है, ये मेरे अब्बू के साइन है, मुझे मेरे डॉक्यूमेंट्स वापस करते हैं। उन्होंने मुझे मेरे डॉक्यूमेंट्स वापस भिजवा दिया। पहली कोशिश मेरी ये थी। फिर मैं गई मेडिकल कॉलेज, 3rd ईयर MBBS है, 3रा साल शुरू हो गया। लड़कों की गर्लफ्रेंड्स बन गई हैं, दाढ़ी मूंछी हैं, मेरी नहीं है। सारे मेरे बारे में बातें कर रही हैं कि इसका मसला कि गे है। गे का वर्ड बहुत यूज किया जाता था और इस लफ्ज से मुझे बहुत मसला था कि ये गे है, चिड़, ये क्या है ये। अच्छा इसकी लड़कियों से बड़ी दोस्ती है, अच्छा इसका मतलब है कि ये गे नहीं है, ये लड़कियों में घुसने की खातिर इस तरह की एक्टिंग करता है। अभी किसी को मेरी समझ ही नहीं आ रही है। वो तब मुझे हुआ, मैंने बोला कि यू नो व्हाट, लड़का ही बनना है ना, लड़की बनने की तो ऑप्शन ही नहीं है। तब मुझे ये नहीं पता कि ये बना जा सकता है। आई लिटरली डिड नॉट नो दैट। और अगर किया जा भी सकता है, पाकिस्तान के अंदर तो ये अवेलेबल नहीं है। वो बस हम कहानियां सुनते हैं, टीवी के ऊपर देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, जी वो फलां बंदे ने, गोरेक ने, किसी ने ऑपरेशन करवाया तो वो लड़की बन गई। और उनकी मैं तस्वीरें देखती थी, वीडियोस देखती थी, वो जो बिल्कुल भी नहीं पसंद आती थी। ये क्या तो लड़का लग रही है, ये कैसी का साथ लड़की है, ये तो ना देखने में खूबसूरत, हुस्न परस्त तो फिर है ना पाकिस्तानी, वो तो हमारा दिल नहीं मानता अगर चीज़ खूबसूरत ना हो तो फिर मैंने बोला, मैं एक साइकोलॉजिस्ट के पास गई। साइकोलॉजिस्ट ने मैं गई एंजाइटी डिप्रेशन के लिए थी दरअसल, और उसने मेरी एंजाइटी डिप्रेशन में निकाला। उसने बोला कि बीबी तुम्हारा सबसे बड़ा मसला ये है कि तुम ट्रांस, कि मैंने तुम्हें हिप्नोटाइज किया। उसने मुझे हिप्नोटाइज किया, बहुत अच्छी बाहिजाब खातून थी। उन्होंने कहा मैंने तुम्हें हिप्नोटाइज किया है, और हिप्नोसिस से जब मैं जागी तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगी, इसका जवाब तो मुझे ऑलरेडी दे चुके हो, बट आई वॉन्ट यू टू आंसर इट। आर यू अ बॉय, आर यू अ मैन, और आर यू अ वुमन? एंड आई वाज साइलेंट। कहती मैं दोबारा बताऊंगी, यू हैव ऑलरेडी गिवन द आंसर। मैं तुमसे अब कॉन्शियसली पूछ रही, यू आर कॉन्शियस नाउ, व्हाट इज योर आंसर? एंड आई सैट एंड आई आंसर्ड दैट। मुझसे सवाल पहले कभी किसी ने नहीं पूछा। कहती मैं पूछ रही हूँ तो उसका जवाब दे चुकी हूँ। पहली दफा सवाल पूछा गया और मेरे पास इसका जवाब नहीं था, जबकि मेरे पास इसका जवाब था। अब इसका साइकोलॉजी के अंदर मतलब ये होता है कि मेरी माइंड बॉडी एक्सेस, दिमाग और जिस्म की जो एक्सेस है वो कटी हुई थी, कि मेरे दिमाग में, मेरे मन में जो बातें थी वो मेरे शऊर तक नहीं आ रही थी। शऊर ने उनका एज क्या थी उस वक्त आपकी? 21 किस साल से आप जिस जेंडर को जी रही थी, अब आप वो बताने के लिए तैयार नहीं है कि मैं ये हूं? जी बिल्कुल। और उस वक्त जवाब मैंने दे दिया था कि हम वुमेन, हिप्नोसिस में, ये मुझे बाद में बताया उन्होंने। लेकिन कॉन्शियसनेस में आप जवाब नहीं दे रही। कॉन्शियसनेस में मेरे पास जवाब ही नहीं है। अब मुझसे पूछा तो मैं ब्लैक हूं, सबक ही नहीं याद किया, सबक ही नहीं याद किया। एक्टिंग कर लूंगी, बोलूंगी कि नहीं, आई लिव एज अ मैन। देखिए मैंने क्या लिबास पहने हुए, किस किस्म का सवाल है, मैं डिफेंसिव हो जाऊंगी, ये हो जाऊंगी। वो बोलेगी ये सारे डिफेंस मैकेनिज्म्स है बीवी, एग्रेशन, एक्टिंग आउट, इंटेलेक्चुअलाइजिंग, मंतक से जवाब दे रही हो, मजाक बना रही हो कि जी आपको जो नजर आ रहा है वही ख्याल है। डिफेंस है, अंदर से दो जवाब, क्या हो, क्या हो, रूह क्या है तुम्हारी? और देन शी आस्क्ड मी कि अब मैं आती हूँ, ख्वाब क्या था? आए आए आए, पकड़ लिया उसे आप। शिट डैम, ख्वाब तो लड़की वाले आते हैं। कहती अच्छा फिर सेक्स क्यों दे रहे हैं? फिर जिनसियत पे सवाल किया कि होता है, नौजवान 20-21 साल मेरी उम्र है, लड़के लड़कियां हाजा सराज सबसे पूछा जा सकता है कि कुछ शौक तो होगा, कभी दिमाग में कुछ फैंटेसी बनाई है तुमने कि तुम्हारा किसी के साथ हो, इस तरीके से हो? मैंने बोला हाँ बनाई है। ठीक, किसके साथ? मैंने कहा मुझे प्यार था किसी से जब मैं 16 ईयर्स की थी। तब किससे था? मैंने कहा फलां लड़के से था। और था, शदीद प्यार था, बहुत ज्यादा था, बहुत। वो जो बचपन की जो मोहब्बत होती है, नौजवानी की पहली पहली जो मोहब्बत होती है। कहती है क्या फैंटेसी थी तुम्हारी, मुझे अपनी फैंटेसी बताओ। मैंने कहा मेरी फैंटेसी ये थी कि मेरी उसकी शादी हो जाए। और मैं सोचा करती थी क्योंकि वो एक बहुत दूर की जगह से था,
वो उस जगह से शहर से नहीं तो इस शहर में मैं रहती थी, तो मेरी ये फैंटेसी थी कि मेरी शादी होगी, मैं उधर जाऊंगी, मैंने यूं एक बड़ा प्यारा सा शीशों वाला फ्रॉक पहना हुआ होगा, और कहती है नहीं कि अच्छा और आगे चलो और आगे चलो, और फिर हम ना लम्स की तरफ और इंटीमेसी की तरफ आ गए, जिसमें मैंने ये जिक्र किया कि हाँ मेरा था, ये मेरे दिमाग में मन में से ये ख्याल गुजरा है कि मैं उसको छूऊं, हुआ नहीं है कभी कि मैं उसका बोसा लूं, कि वो मुझे हाथ लगाए, मैं उसके गले लगूं, बात जरा मामला आगे बढ़े, और ये करते करते बात फिर जिनसी आजाद तक आ गई, दखूल की बात हुई, इन चीजों की बात हुई। तो उसने बोला तो ये तमाम चीज तुम बता रही हो ये क्या है? मैंने कहा ये तो एक औरत वाली चीजें हैं। कहती कनप्रीत, आर यू रेडी टू बी अ वुमन? नो, आई एम नॉट रेडी टू बी अ वुमन। तालिबान का जमाना था, बुरे हालात थे, बहुत बुरे तरीके से नेगेटिविटी फैली हुई थी उस जगह पे। एक यानी कि मुझे एज अ ट्रांस, मुझे लड़के का रूप धार के मेडिकल कॉलेज जाना पड़ा और मुझे उस पर गालियां पड़ी हैं, मुझे उस पर मेरे बारे में नेगेटिव प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, तो एज अ वुमन मैं कैसे रहूंगी? क्या मतलब है? हाउ इज दिस गोइंग टू हैपन? मेरी इतनी बड़ी फैमिली है, कट्टर किस्म की मेरी एक फैमिली है, सारी उम्र कहते हैं माशाल्लाह इतनी मनता मुरादों बाद जो पुत्र पैदा हुए है, तो वो क्या, मुझे नहीं पता ये कैसे होता है, मैंने नहीं करना, नहीं सॉरी मैडम आप मुझे लड़का बनाए। कहती है मैं तो वो ये कि तरीका है कि तुम टेस्टोस्टेरोन के टीके ले सकती हो, उसके बाद तुम्हारी दाढ़ी आ जाएगी, मूंछें आ जाएंगी, तुम्हारे दिमाग में थोड़ी चेंजेस आएंगी, मगर डिसीजन तुम्हारा होना चाहिए, मैं तुम्हें सिर्फ ऑप्शंस बता सकती हूँ, ये फैसला तुम्हारा है। मैंने कहा मैंने फैसला ले लिया, लड़का मैं लड़का बनूंगी। इतनी जल्दी? रिजेक्शन में चल रही थी ना, रिजेक्ट, सामने नजर आ रहा है कि तुम क्या हो, खुद बोल दिया मुंह से, फिर भी कि नहीं लड़का बनूंगी, जेंडर इज अ कॉन्स्ट्रक्ट, ये नहीं होता, ये जो मैंने सारी बातें आपको की है तो व्हाटएवर, जेंडर इज अ कॉन्स्ट्रक्ट, टीके लगाऊंगी, ये क्या, ये मैं नहीं बिलीव करती, कोई भी कुछ भी बन सकता है। ये क्या बात हुई कि जी मेरा ये हो रहा है, फ्रॉक हो गया, वो हो गया, नहीं मैडम ये तो मेरी सोशलाइजेशन है, इंटेलेक्चुअल उस पर चल रही थी ना, बकवास कर रही थी, अपने आप से खुद से झूठ बोल रही थी, गए टीके लगाए, और बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगी, पहला साल मैंने एंजॉय किया, इसीलिए मैंने 3 साल टीके लगाए, वरना मैं रुक जाती। पहला साल लगाती मेरी जैसे दाढ़ी मूंछ आई, ऑटोमेटिकली द बॉल गेम चेंज्ड, मुझे लड़कियों ने लाइनें करानी शुरू कर दी। मुझे भूलता नहीं है, मैं एक हॉट लड़का बन गई, एक डिजायरेबल लड़का। बात होती थी कि मोइज एक एलिजिबल बैचलर है, जब वरना बाकी 3-4 बॉडी वाले लड़कों की बात हो रही है। दाढ़ी ने जज्बात नहीं बदले? बिल्कुल नहीं, कतन नहीं। पहला साल डिल्यूजन में रही, ट्राई भी की गर्लफ्रेंड्स बनाने की, और वो हुआ 1-2 डेट्स पे भी गई, जरा वो लविंग रोमांटिक होने की एक्टिंग भी की, लड़कों वाले डायलॉग भी मारे शाहरुख खान वाले। खुद ही 7 दिन के बाद मुझे एहसास हो जाता था कि यार ये मैं क्या कर रही हूँ, तो मैंने उन लड़कियों को बिठा के फिर बता दिया कि यार बात सुनो, बात दरअसल ये कि आई थिंक और उन्होंने मुझे खूब गालियां दी कि तुम लड़के होते ही ऐसे हो, तुम लड़कों की तो आदत है, जरूर तुम्हें कोई और मिल गई होगी, तो तुम मुझे कटा रहे हो, और कटाने के लिए तुम मुझसे ये झूठ बोल रहे हो, इस्तेमाल कर लिया ना मुझे। मैं कहा मैंने तो कुछ किया भी नहीं है, क्या मैंने क्या इस्तेमाल किया? लेकिन अब वो मुझे थैंक यू बोलती है, मेरी बहुत अच्छी दोस्तें हैं, एंड दे लाइक तुम वाहिद एक इंसान हो जिसने ये हरकत नहीं की, और अब हमें एहसास होता है कि तुमने हमसे सच बोला था, सो वी आर सॉरी कि हमने इतनी मीन बातें तुम्हारे बारे में की थी। साल के बाद माई सिस्टम्स वर डिरेंज्ड, मेरा जिस्म एक नाशपाती की तरह जिस्म बन चुका हुआ था, बाजू मेरे पतले हो गए थे, टांगे मेरी पतली हो गई थी, और पेट मेरा मोटा हो गया था। ये होता है स्टेरॉइड्स लेने के बाद। कमर मेरी दानों से भर चुकी थी, मुंह पे मेरे दानों के पॉक मार्क से, जो तस्वीरें मेरी लगाते हैं ना कि ये देखो लड़का हुआ करता था, उसमें वाज़े मेरे मुंह पे दाने नजर आ रहे हैं, यानी कि कोई डॉक्टर देखेगा ना, वो शक्ल देख के मेरी बताएगा टेस्टोस्टेरोन के टीके रखे हुए हैं, यहाँ पे दाढ़ी का पैच था, यहाँ पे दाढ़ी का पैच था, यहाँ पे दाढ़ी थी नहीं, पैची से दाढ़ी भी आई हुई थी, और हार्मोनल टेस्ट मेरे किए गए, लिपिड्स मेरे ज़्यादा हुए हुए थे, हर चीज़ मेरी ख़राब चल रही थी। मुझे मेरी डॉक्टर ने बोला, साइकोलॉजिस्ट ने बोला कि मैं तुम्हें एक डॉक्टर भी लिख के दे रही हूँ, यू मस्ट सी हिम, उसके पास भी तुम जाओ। सॉरी हर फीमेल थी, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट थी, मैं उनके पास गई, उन्होंने बोला कि यू आर रूइनिंग योर बॉडी, व्हाट आर यू डूइंग टू योरसेल्फ, दिस इज नॉट वर्किंग, ये तुम कर क्या रही हो अपने साथ? और मैंने बोला नहीं खैर है कुछ नहीं होता। तो उन्होंने मेरी डोज कम करा दी कि चलो पागल हुई अपन होती है, बोलती भी बहुत है, मैं बोलती भी बहुत थी ना, बैठ जाती थी कि नहीं मैं तो अंग्रेजी में आपको कन्विंस कर लूँगी कि नहीं मुझे ज़रूरत है ऐसे इलाज की। दूसरा साल भी लगाए, दूसरे साल के बाद तक तो मैं दिमागी तौर पे फ्राई हो चुकी थी, आई वॉज डन, मेरा ब्रेन फ्राई हो चुका था, मैं आप एक मैकबुक के अंदर विंडोज ठोंस रही हूँ। तीसरे साल तक मैं कन्विंस हो चुकी थी कि आई एम डूइंग रॉन्ग, ये मुझे टीके लगाने की जरूरत खुद को नहीं है, आई डोंट नीड टू बी डूइंग दिस टू माई सेल्फ। मगर फिर भी कभी कभार छुप के लगा लिया करती थी, 2 महीने के बाद जाके 1000 लगाओ नहीं है, दोस्त को बोलते कि लगाना यार, वो लगा दिया करता था।
up until I realized के मेहरब you've sufficiently destroyed yourself. तब अब मेहरब तो नहीं थी, मोइस, But और जो भी। you've destroyed yourself. Okay. ये तरीका नहीं है. Stop it. और फिर मैंने कब स्टॉप करती है, तो अब उसके बाद immediately I did not want to go to female hormones. जिक्र जरा ठंडा खा, वो तुमने कर लिया अपने साथ, आराम से पूछ से अब देखेंगे, तो मैंने टाइम लिया. बाय दैट टाइम इट वाज 2015, तब 2015 हो चुकी थी. 2015 में आई स्टॉप कि अब मैंने ये काम नहीं, अब आई जस्ट कंटिन्यू विद व्हाट, अब जिंदगी, अब डिग्री लूंगी, मास्टर्स करूंगी, स्पेशलाइजेशन करूंगी, बैक टू दैट. अभी लड़का लड़की के जंजल से बाहर निकलो यार, अभी जरा बाकी चीजें सॉर्ट आउट करो. बाय द टाइम आई सॉर्टेड दोस थिंग्स आउट, आई वाज रेडी. What a life you've lived. आप एक ही जिंदगी में बॉयफ्रेंड भी रहे, गर्लफ्रेंड भी रहे, आपने दोनों एंगल देख लिए, दोनों एंड पे आप ही हैं, इधर भी एक पैकेट में दो मजे. हाँ, इधर भी आप ही हैं, इधर भी आप ही हैं. फिर सवाल ये है कि अजीबो गरीब जिंदगी में भी तो जाना पड़ता है. सेक्स, एडिक्शन, अल्कोहल, क्या क्या देख लिया आपने और आज क्या है? सब कुछ देख लिया, सब कुछ देख लिया. गे का टाइटल भी लेके देख लिया, वो टाइटल भी एक्सेप्ट करके देख लिया. तो सबने बोला ना कि ये है, ये है, ये गे है, गे है, गे है, गे है. मैंने कहा ठीक है, ये है तो फिर ये लफ्ज दे रहे हो मुझे, तो चलो ठीक है, इसी पे चलने की कोशिश Would करते you हैं. drink alcohol? आप तो बड़े स्ट्रॉन्ग, अभी तक की डिस्कशन में तो यही लग रहा है कि आप हवास मजबूत है आप. अच्छा, अल्कोहल के साथ तो मेरा एक जो रिश्ता, जो नेगेटिव रिश्ता है, वो 2017 में आया था यूएस के अंदर. When I was there, वो जो अल्कोहलिज्म की मेरी एक फेज आई थी बकायदा, प्रॉपर अल्कोहलिज्म, ये नहीं कभी कभी शराब पी ली, लेकिन अल्कोहलिज्म के पी के ब्लैकआउट होके पास आउट हो जाना बेसिकली. अच्छी बात अलबत्ता ये है कि वो मैंने 2 महीने के अंदर ही पकड़ लिया, जब मेरे से कुछ बुरे वाकयात होना स्टार्ट हो गए. तो मेरा एक फलस्तीनी दोस्त था, बहुत अच्छा, उनका शूज का बिजनेस था वॉशिंगटन डीसी के अंदर, और वो कोई शराबी था, यानी कि वो ना अपनी बैग के अंदर में शराब की बोतल वो फ्लास्क में ना डाल कर पीता रहता था, चुस्कियां लेता रहता. छोटा सा कद था, सही प्रॉपर बॉयज आता. मेरी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी उसके साथ, तो मैंने एक तरीके से क्विट कर दी. मैंने कहा सोशल ड्रिंकिंग करती हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू ड्रिंक एनी मोर. और वैसे भी आजकल अपनी पढ़ाई शढ़ाई पर फोकस कर रही हूँ. तो समर्स का टाइम था, अपने सारे फाइनल्स मैंने एग्जाम्स वगैरह दिए, और वो आ गया कि तेरा आज लास्ट एग्जाम था, मैं तेरी तरफ आ रहा हूँ. और वो आ गया, एक बड़ी सी बोतल लेकर आया, और हम लोग को कहा था 4 बजे पीना शुरू कर दिया. पिते 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 शाम हो गई. उसने बोला कि चल क्लब चलिए. हमने कहा ठीक है, क्लब गए तो क्लब वाले ने अंदर नहीं जाने दिया. उसने बोला कि आप लोगों को मुझे शराब की बू आ रही है, पहले से क्या बेवड़े हो, पी कर आए हो, ये वो वाला स्टाइल है कि निकल जाओ यहाँ से, बाहर दफा आ जाओ. हम लोग दूसरे घटिया वाले क्लब गए और पी, इतनी पी के जब मेरी आंख खुली तो आई वॉज कोल्ड. मेरी जैकेट गायब थी, मेरा फोन गायब था, मेरा पटवा गायब था, मेरी जेब में सिर्फ $20 पड़े हुए थे, एंड मैं सड़क के ऊपर पड़ी हुई थी स्प्रॉल्ड, और मेरे जिस्म में दर्द हो रहा था. और मैं उठी और मैं आगे पीछे भागी. मैंने अल्लाह अल्लाह करके टैक्सी कहीं से ढूंढी, उसको अपना एड्रेस बताया. अंकल पाकिस्तानी निकले, उनको मुझ पर तरसा आ गया. पीछे मैं पड़ी रही, उन्होंने मुझे मेरे एड्रेस पर ड्रॉप किया. मैं घर गई, मैं क्रैश हुई. मैं अगले दिन शाम के 8 बजे उठी, और जब मैं उठी तो मेरा जिस्म नीलों से भरा हुआ था. मुझे किसी ने मारा, पीटा, मैं लड़ी, मेरे नाखून टूटे हुए थे 1-2, मेरी चीजें चुराई. और तब मुझे एहसास हुआ कि नो, ये रॉन्ग है, यू नीड टू फिक्स योरसेल्फ. सो मैं अपने कॉलेज की मेंटल हेल्थ सर्विसेज के पास गई, और उन्होंने बोला कि बेबी अल्कोहलिज्म तो बात की बात है, सबसे पहले तुम्हारा मसला डिप्रेशन, तुम पी रही हो, तुम डिप्रेस्ड हो. मसला मगर ये है कि अल्कोहल से और भी डिप्रेशन होता है. तो हम बुलाने के लिए पीती हो, और हम बुलाने के लिए जो तुम पीती हो वो तुम्हें और गम देता है. तो हमें ये साइकिल ब्रेक करना होगा. एंड बहुत अच्छी मेरी केयर हुई, बहुत अच्छा अपनी मेरी वो थी, विल पावर थी एक. तो मैं यूज करने को गलत नहीं समझती. पाकिस्तान में भी बहुत से लोग यूज करते हैं, जो अब्यूज की तरफ चली जाती है, और फिर वो एडिक्शन बन जाती है. और हम एडिक्शन के साथ ना ये गिल्ट और ये शेम का रवैया नहीं रख सकते, क्योंकि अगर हम लोगों ने शेम और गिल्ट का रवैया रख दिया ना एडिक्शन के साथ, तो वो एडिक्शन साइकिल कंप्लीट हो जाएगा. क्योंकि एडिक्शन का ताल्लुक ही नेगेटिविटी के साथ, हम एडिक्ट होते ही नेगेटिव चीजों के साथ है, बिकॉज हमें लगता है कि हम दा कर रहे हैं, हम रिबेल कर रहे हैं. रिबेलियन इज अ वे ऑफ टेकिंग कंट्रोल ओवर आवर लाइव्स, एंड इट इज एक्चुअली हर्टिंग अस. तो अगर आप बोलेंगे ना कि शेम ऑन यू, तुम ये करते हो, तो बोलेंगे ठीक है फिर करूंगा, हाँ करूंगी. वो ये एटीट्यूड आता है. सो हमें शेम के जरिए हम डील नहीं कर सकते. आप किसी को शर्मिंदा नहीं कर सकते.
उनकी एडिक्शन को लेके आप उनके साथ हमदर्दी कर सकते हैं, प्यार कर सकते हैं, यार ठीक है, आई अंडरस्टैंड, होता है, गप लगाए देखिए, और वो उसके जरिए इंसान उस चीज से बाहर निकलता है। डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा, अभी तक के डिस्कशन में मैंने ये समझा है कि आप ये चाहती हैं कि अगर कोई ट्रांसजेंडर है तो मुकम्मल औरत बनकर वो किसी की जिंदगी में जाए। बिल्कुल ठीक है, तो क्या ये जो रिलेशन होते हैं, जो लड़का लड़के के साथ, लड़की लड़की के साथ शादी कर, आप इनको सपोर्ट करते हैं? देखिए, मैं लवातत को सपोर्ट नहीं करती, मैं नहीं कर सकती, बिकॉज मैं एक मुस्लिम हूं और मैं एक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के अंदर रहती हूँ। अलबत्ता मैं ये वाली बात भी ज़रूर समझती हूँ एज अ मेडिकल डॉक्टर और एज अ साइंटिस्ट कि ऐसे अफराद दुनिया में होते हैं जिनकी जिनसी रगबत अपने ही जिन्स की तरफ होती है। ठीक है, ये कोई ज़हनी बीमारी नहीं है, ये कोई नुक्स नहीं है, ये एक बिल्कुल नेचुरल फिनोमिना है। ये हमें तमाम ममालिया के अंदर देखने को मिलता है। हमें शेर भी ऐसे मिलेंगे, शेरनियाँ भी ऐसी मिलेंगी, पेंगुइन्स भी ऐसे मिलेंगे। मैं दो चीज़ों में तफरीक अलबत्ता ज़रूर करती हूँ। एक है हमारे पास वो अफराद जिनकी नेचुरल कुदरती रगबत ही नहीं है दूसरे जिन्स की तरफ। अगर आप उनको किसी दूसरे जिन्स के साथ अज़दवाजी रिश्ता कायम करने का कहेंगे तो ये उनके लिए इम्पॉसिबल होगा। ये उस बंदे के साथ भी ज्यादती है और ये उस बंदी के साथ भी ज्यादती है। और कुछ ऐसे अफराद होते हैं जिनके जिनसी शौक होते हैं। रुझान में और आदत में या शौक में फर्क, मैं इन दो चीजों में तफरीक कर रही हूं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो माशरती वजूहात की बुनियाद पे या जाती वजूहात की बुनियाद पे या जिस वो उठक बैठक उनकी जो माहौल जिसके अंदर वो पले बड़े हैं उनकी फेटिशेस होती हैं कि मेरी फेटिश है कि मैं अपनी तरह के जिन्स के लोगों के साथ भीग उनमें। और ऐसे लोग जिनका दूसरी जिन्स की तरफ कोई रगबत ही नहीं है, चाह के भी नहीं है, सोच के भी नहीं है, खुद को कन्विंस करके भी नहीं है, मैं इन दो लोगों के बीच में फर्क कर रही हूं। तो एक वो मर्द होंगे जिनको आजकल की दुनिया में हम लोग होमोसेक्सुअल कहते हैं या होमो रोमांटिक कहते हैं। सेक्सुअल का तो मतलब सेक्स हो गया ना, जरूरी कि वो सेक्स हो। सेक्स तो बहुत बात की बात है ना, सेक्स तो मैं समझती हूँ कि हम हर बात को सेक्स की तरफ ले जाते हैं। रोमानवी रगबत भी तो होती है ना जी। इश्क तो रूमी का भी था शम्स तबरेज के साथ, राइट। एक रोमानवी रगबत भी तो होती है, वो वाली बात एक अलग है। और एक तरफ वो लोग होते हैं जो कि सिर्फ एक रवैये की तरफ होते हैं, उनका औरतों की तरफ भी उनकी रगबत होगी। वो चाहती है कि हमारी बीवी हो, वो चाहती है कि हम बच्चे पैदा करें, मगर साथ ही में उनका शौक भी है कि जी ये भी अपने साइड पे शौक पाला हुआ है। मैं इन दो लोगों के बीच में तफरीक करती हूँ। लेकिन अगर हम देखें कुदरत के इस कानून के खिलाफ, जो यूरोप में, बरतानिया में जब ये कानून दिए गए कि आप लोग हम जिन्स परस्ती या ये शादी अब कर सकते हैं, तो उसके बाद ये भी देखने को मिला कि फिर वो ये भी कहते हैं कि औलादे नहीं हो रही जी, अब बाहर से बंदे आए, आगे इधर रहे सेटलमेंट के लिए, वो पता पैसे भी दे देते हैं कि आप ये घर भी लें, इधर सेटलमेंट करें, बच्चे पैदा करें, फिर बच्चे पैदा करने पे पैसे देते हैं। जितने बच्चे पैदा हों उतने पैसे आपको, यानी खानदानी वैल्यूज, खानदान बढ़े, ये भी तो कम हो रहा है। अच्छा, इसका LGBT मैरिज का ताल्लुक नहीं है। ये इस वजह से हो रहा है कि हमें फर्टिलिटी का रेट डिक्लाइन हो रहा है। ऑन एवरेज वहाँ पे जो शादीशुदा कपल्स हैं वो बच्चे अब कम प्रोड्यूस कर रहे हैं बिकॉज बच्चे बहुत महंगे हो गए हैं। तो ये एक इकोनॉमिक फेलियर है, इस पर बहुत दफा बात हो चुकी है। जो गे कपल्स हैं और जो लेस्बियन कपल्स हैं, गे का मतलब मर्द और लेस्बियन का मतलब है औरत और औरत, इसके ऊपर एक्चुअली स्टडी हुई और ये मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी हुई हैं इनकी, और मैं जानती भी हूँ कुछ अफराद को, मैं मुस्लिम कपल्स को भी जानती हूँ, इनफैक्ट मुस्लिम लेस्बियन कपल्स को भी मैं जानती हूँ। स्टडी हुआ, उन्होंने उनके पेरेंटिंग को कंपेयर करके देखा तो उसमें नजर आया कि जो गे कपल्स की तरह रहते हैं, फैमिलीज की तरह रहते हैं, आसपास पड़ोसियों से उनके अच्छे ताल्लुक हैं, सारे के सारे बड़ी हैप्पी लाइफ है उनकी, और वो बच्चे अडॉप्ट भी कर रहे हैं। और जो लेस्बियन कपल्स हैं वो सरोगेसी के जरिए, स्पर्म डोनेशन के जरिए अगर चाहे तो खुद भी पैदा कर सकती हैं, वरना वो भी अडॉप्ट कर रही हैं। और उनके जो बच्चों के आउटकम्स पर देखे गए कि अगर एक लेस्बियन कपल है, दो माएँ हैं, एक माँ और एक बाप नहीं है, हमें सुनने में जरा मुताज्जिब बात लगती है क्योंकि हमारी सकाफत में अभी तक ऐसा नहीं हुआ, लेकिन दो माएँ हैं और उन्होंने एक ही बच्चे को रेज किया है, 2-3 बच्चों को रेज किया, उनके स्कूल ग्रेड्स के ऊपर उनकी असेसमेंट की गई। तो आपको ताज्जुब होगा ये जान के कि लेस्बियन कपल्स के जो बच्चों के इंटेलेक्चुअल और एजुकेशनल आउटकम्स हैं वो हेट्रोसेक्सुअल यानी कि मर्द और औरत के कपल से ज्यादा है, ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनके बच्चे। तो मैं हरगिज़ ये नहीं कहूँगी क्या ये पाकिस्तान के अंदर भी होना चाहिए, क्योंकि बहुत आगे की बात है। मुझे लगता है
कि इस तरह की जगह पे पहुंचने के लिए एक माशरे में ना बहुत ज़्यादा इर्तिका आना बहुत ज़रूरी है। बहुत इर्तिका के बाद जाके एक माशरा इस जगह पे पहुंचता है। हमारे यहाँ तो लगता है हमें जरूरत है इस इर्तिका की, इस सोसाइटी को, इस माशरे को। फिलहाल हमें तशद्दुद को कम करने की ज़रूरत है, और फिलहाल हमें इंटरकास्ट मैरिज, इंटरसेक्ट तो हमारी मैरिज, बातें ही हो रहा है, लव मैरिज, हमें इधर आने की ज़रूरत है कि ये क्यों है। लेकिन जो नेचुरल फिनोमेना ऑफ लाइफ है आपको नहीं लगता हमें उसे ही प्रमोट करना चाहिए यार? लड़का लड़की शादी करें, बच्चे पैदा करें, एक नेचुरल फिनोमेना। बाकी जो कॉम्प्लेक्स चीजें हैं उनके ऊपर वो लोग भी कॉम्प्लेक्स होते हैं ना। जैसे आप एक कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी मुझसे ज्यादा, मैं सिंपली मैं जब मेल होगी, फीमेल से शादी की है, जो बच्चे पैदा किए, आप एक कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी मुझसे ज्यादा। तो ये तो कॉम्प्लेक्स लोगों का काम है ना। इसको आम लोगों के अंदर जब हम डिस्कस करेंगे या इसमें कहेंगे कि नहीं यार ये करें आप, या ऐसा होना चाहिए, तो फिर कुछ जो है ना वो शौक वाले वो इसका बड़ा फायदा उठाते हैं और फिर बात जो है वो खराब पैदा होती है। मुझे तो लगता है कि मैं बनती नहीं हूँ, मेरी जगह नहीं है ये बात करने की। मैं फिर भी पूरा अपना आपको सियासी मुद्दा एक्सप्लेन करती हूँ इस मौजू के ऊपर। मैं ट्रांसजेंडर हूँ, ख्वाजा सरा हूँ, मैं हमारी शादी की बात कर सकती हूँ, और बरेलवी जमात की जानिब से, फ़िक़्ह जाफरिया की जानिब से हमारे ऊपर बहुत वाज़े मौक़िफ़ है हमारे निकाह के ऊपर और हमारी शादी के ऊपर। तो मैं तो वो बात करूँगी। हो सकती है कि नहीं? जी बिल्कुल बिल्कुल, कह चुकी हूँ वो क्या हो सकती है कि अगर औरत के जिनसी आज़ा गालिब है, वो है आपके पास, तो जाहिर है फिर आपका मर्द से ही निकाह होगा ना। तो वो बात उस तरह वो ले जा चुकी है, वो बात वो तो आ चुकी है। उस पर भी ख्वाजा सरा कम्युनिटी ने खुद काम नहीं किया, उस पर भी आते हैं। ख्वाजा सरा कम्युनिटी की उसमें क्लास लेती हूँ थोड़ी सी भी, अपनी कम्युनिटी की, अपने ऊपर तनकीद करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्या गेज की मैरिज पाकिस्तान में होनी चाहिए कि नहीं, और क्या लेस्बियंस की मैरिज पाकिस्तान में होनी चाहिए कि नहीं, ये मुकदमा गेज का और लेस्बियंस का खुद है। यहाँ पे पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना या मुदई सुस्तुर गवाचोस वो वाली मिसाल यहाँ पे नहीं चल सकती, क्योंकि सॉरी आई एम नॉट गे, थैंक गॉड, आई एम नॉट लेस्बियन। गे को चाहिए कि अगर वो चाहते हैं कि उनकी शादी हो, सामने आए, डंके की चोट पे आए, कैमरे के सामने बैठे, कहीं हमने भी तो आके बोला ना, आज से 10 साल पहले, क्या अभी तक पाकिस्तान में खुसरा गाली है ना, मगर हम फिर भी बैठे हैं ना सामने, बताया है ना कि है, बैठे हैं, हकूक की बात की है। सबसे पहले तो ये बयान करने की जरूरत है कि ये जो खुसरा लफ्ज है ना, इसके अंदर सब कुछ सम अप है, गे, लेस्बियन, वो सब कुछ आप ही है। तो हमारे ऊपर थोप रहे हैं आप, हम तो ये कहते हैं कि नहीं है, वो सब कुछ हम नहीं है। वही तो ये बताने की जरूरत है कि ये सब कुछ हम नहीं है। हम जो है हमने वाजे कर दिया, आपको बयान कर दिया क्या हम क्या, हमारी डेफिनेशन जो है उसका ताल्लुक जिस्म के साथ है, जिनसी शनाख्त के साथ है और रूह के साथ है। हम इन तीन, रूहानी, जिस्मानी, उनका जिस्मानी जरूरियात के, और उनका सिर्फ और सिर्फ जिनसी एक्टिविटी के साथ है। मैं होमोफोबिक नहीं हूं, मगर मैं ये डिमार्केशन करना पसंद करती हूं। ये डिमार्केशन होनी बहुत जरूरी है। हम गेज का मुकदमा नहीं लड़ सकती अगर गेज अपना मुकदमा खुद नहीं लड़े, क्योंकि गेज मर्द है, तुम लोग लड़की हो, और लड़कों के पास ख्वाजा सरा उन्हें पता है ना हम गलत कर रहे हैं, इसीलिए वो सामने नहीं आते। ख्वाजा सरा लड़का नहीं है, आप लोग लड़के हैं, या अगर हम लड़के हैं भी चले, जो भी आप बायोलॉजी की डेफिनेशन लेकर आ रहे हैं, मुआशरे की नजर में तो हम नहीं है, हमारे पास मर्दाना प्रिविलेज नहीं है जो एक मेल के पास प्रिविलेज होती है। समझे ना, आप दुरुस्त थी, अंदर आपको पता था कि मैं जो कह रही हूँ वो सही है, उसमें शरई मसला भी आपके हक में आ गया, दुनियावी चीजें भी आपके, कानूनी चीजें भी आपके हक में आ गई। अब ये जो गे हैं और जो लेस्बियन है, अगर इनको पता है कि हम ठीक है तो सामने तो ये नहीं आते, इसका मतलब है चोर है। हो सकता है कि ये सामने आना चाहते हो और ये ठीक भी हो, लेकिन तशद्दुद से डरते हो। मैं यही बात कह रही हूं कि अब ये मुद्दा, पाकिस्तान इस मुद्दे से छुप नहीं सकता। हम फाख्ता की तरह आंखें बंद करके ना दुनिया से मावरा होकर नहीं बैठ सकते। भाई ईरान में इस मौजू पे बात हो रही है, अपनी गुफ्तगू में आप गे का तो इख्तिलाफ कर चुके हैं कि वो साइड, वो एंगल तो आप कहती हैं कि ये नहीं सही, यानी कि लवातत। हाँ जी, से आपका मतलब है ना। लेकिन अगर दो मर्द है, मैं आपके बरअक्स के मैं पेश भी करती हूँ, मैं पर्सपेक्टिव, दो मर्द है, लवातत में मुलव्वस, वो काम उनको पसंद नहीं है, पीछे के रास्ते वाला नहीं करना, हमने ये नहीं करना, क्योंकि खुदा ने इजाजत नहीं दी या हमारा रुझान नहीं है उस तरफ, मगर एक दूसरे मोहब्बत करते हैं। औरतें हमें पसंद नहीं है, माँ बाप ने कहा करो, हम नहीं कर सके, हमें एक दूसरे से, इसके बगैर मेरा दिल अधूरा रहता है। मेरा परसेंट अंडरस्टैंड करती हैं आप इस एक्शन को, समझती हैं है एग्जिस्ट करता है विदिन गेज,
या अब तो फिर ये रहा है ना फतवा कि आप गए हैं। मैं आपको बताती हूँ ना, मैं आपको सिर्फ पहले मुद्दा अपना पूरा करूँ फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। जी। वो कहते हैं कि हम इसके साथ जिंदगी बसर करना चाहते हैं, हम खुश होते हैं एक दूसरे की मौजूदगी में, मूवीज देखते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, जाते हैं, जो भी करते हैं, दोस्त हैं हमारे एटसेट्रा, जो हमारी इंटीमेसी भी है आपस में, जो हमारा रोमांस भी एक दूसरे के साथ है, वो उस हद तक नहीं गया जिस हद तक जिसकी हद मौजूद है कि आप लोगों ने ये वाला काम नहीं करना। इसको हम कैसे देखें? मेरा सवाल तो दरअसल यहाँ पे पैदा होता है। और ये मुकदमा मैं नहीं लड़ूंगी, लेकिन मैं ऐसे बेशतर लोगों को जानती हूँ जो कि इस तरह के लोग हैं। अब मैं आप अगर 100 लड़के हैं ना, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक 100 में से 3 या 4 ऐसे लड़के जरूर है जिनको लड़कियां और ट्रांस बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि जो स्ट्रेट कहाँ से आए ये नंबर के पास? ये स्टेटिस्टिक्स है। किसने दिए ये स्टडीज, ग्लोबल स्टडीज हुई हैं। उन्होंने लोगों से जाके पूछा है सीक्रेसी में कि आप हमें दिल से बताएं कि आप अट्रैक्टेड है कि नहीं है, और उन्होंने ग्लोबल मेल पॉपुलेशन के ऊपर उन्होंने ये किया है। इसके अलावा बायोलॉजिकल स्टडीज भी उन्होंने। Why it have not been asked to me, anyone who I know? मतलब I don't know, I'm sorry, मगर मैं स्टडीज ही कोट कर सकती हूँ। उनकी वैलिडिटी क्या है वो हमें उस रिसर्चर पे ही देखिए, जानेंगे। मैं मर्द, मैं लड़का हूँ, मैं लड़कों में पला बड़ा हूँ, मेरे आगे पीछे लड़के हैं, मेरे दोस्त हैं। मतलब मैंने किसी को ऐसा विटनेस ही किया कि वो मुझे ये कहे कि यार मुझे, अच्छा वो जो आप जिनको कोट करती है ना, कि जो कहते हैं कि लड़कियां भी पसंद है, लड़के भी पसंद है, वो तो कसीर तादाद में मौजूद है, वो सबको पता है। लेकिन ये कहना कि सिर्फ लड़के ही अच्छे सिर्फ लड़के पसंद है, जी बिल्कुल, और है भी लड़का, हाँ तो ये है। मगर ये तब चुप रहते हैं ना, बिकॉज उनको हमेशा ये वाली बात कही गई है कि तुम गलत हो, कि तुम्हारा रुझान गलत है, तुम्हारा शौक गलत है। हालांकि जो गलत है, एक होता है कहना, एक होता है लाशऊर में भी पता होना। हो सकता है अब आप यहाँ से मैं छलांग लगाऊं नीचे, ये मुझे किसी ने कहा नहीं है, मुझे पता है ये गलत है, मुझे चोट लगेगी। बिल्कुल। तो मैं ये समझती हूँ कि लवातत गलत है। अगर गलत है तो लवातत गलत है। जो मनाफी एज अ मुस्लिम, ये मैं एज अ सेकुलर पॉइंट ऑफ व्यू मेरा ये नहीं है, ये मैं एज अ मुस्लिम अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रही हूँ। हैविंग सेड दैट, अब अगर 100 पे गेज ले, अब इंसान मर्दों से हट जाते हैं ना। अब मैं टोटल मर्दों को हटा देती हूँ। मैंने बोला कि टोटल मर्दों में 2 से 4 होमोसेक्सुअल होते हैं, वो कहते हैं होमो रोमांटिक होते हैं, वो कहते हैं कि हमें सिर्फ लड़के पसंद है। अब मैं ले लूं 100 लड़के जो कि खुद को गे कह रहे हैं, जो कह रही है कि मैं गे हूं, और मैं उनको ले लूं और मैं उनको देखूं कि इनमें से कितने हैं जो कि एक प्रॉपर रिलेशनशिप के अंदर रहना चाहते हैं और जिंदगी बसर करना चाहते हैं, वो भी माइनॉरिटी। तो यहां पे मेरा तजाद फिर गे कम्युनिटी के साथ आता है कि तुम लोग पहले ना आपस में फिगर आउट करो कि तुम लोगों को चाहिए क्या है। और ये मैंने पूछा, ये मैंने बहुत से लोगों से पूछा कि जब हम पे बात हो रही थी कि आप लोग LGBT राइट्स की बात करती हैं, और पहले तो वो एक तरफ मौलवियों ने बोला, और ये बाजियां जो है हमारी आजकल की नकाद ट्रांसफोबिक, जिनको खुद से नफरत है कि ये LGBT गे मैरिज को पाकिस्तान में प्रमोट कर रही हैं। तो मैं सर पकड़ के बैठ गई, तुम लोगों का दिमाग ठीक है? हमने तो अभी ट्रांस मैरिज की भी बात नहीं की, गे मैरिज कहाँ से आ गई है? लेकिन साथ ही हमने पूछा तो अगर ये बात हमसे हो ही रही है तो क्या हमें करने की जरूरत है? आओ गेज से पूछते हैं। तो हम गेज के पास गए, हमने गेज से पूछा, मैंने शहजादी राय, दोनों ने, नाम सुना होगा आपने, कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन में अब KMC की मेंबर है, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, हम दोनों ट्रांस एक्टिविस्ट है। हम गेज के पास गए, ने कहा क्या तुम लोग को चाहिए गे मैरिज? सबने बोला खुदा के वास्ते बिल्कुल भी नहीं चाहिए, हम सेट है, हम खुश हैं, हमारा काम पूरा हो रहा है, हमें जिस तरह का सेक्स चाहिए हमें उस तरह का सेक्स मिल रहा है। तो फिर हमने उस तरफ देखा कि यानी कि ये फिर ये क्या है, ये क्या हमारे कंधे पर रख के बंदूक चलाई जा रही है, जो कि हमारी बेसिकली है भी नहीं। तो क्या मैं इसको ठीक समझती हूँ, क्या मैं इसको गलत समझती हूँ? मैं इसके ऊपर बोलूंगी नो कमेंट्स। उसकी वजह यह है कि मैं ये समझती हूँ कि कुछ चीजें सकाफती भी होती हैं। तो क्या ऐसे मर्द पाकिस्तान में मौजूद हैं जिनको औरतों में रग़बत नहीं है? बेशक। क्या ऐसे मर्द खुल के खुद को अपनी किसी शनाख्त का नाम देना चाहते हैं? आई डोंट नो, आई डोंट केयर, दैट इज देयर प्रॉब्लम, दे शुड फाइट इट। क्या ऐसी औरतें मौजूद हैं जिनको मर्दों के सिवा औरतों में रग़बत है? बेशक, मेरी उनसे मुलाकात हुई है। क्या वो औरतें अपनी शनाख्त अपने ऊपर लगा के हकूक चाहती हैं? वंस अगेन, आई डोंट नो, आई डोंट केयर, ये उनका काम है। मेरा मुकदमा मेरी कम्युनिटी का है, और मैं अपनी कम्युनिटी का ये मुकदमा जरूर लड़ूंगी, और मैं ये लड़ती चली जाऊंगी। और बेशक इस मुकदमे के अंदर एक अपना जिस्म मुकम्मल करके, एक अपनी जिनसी तस्हीह करके, सकाफती तौर पे और शरई तौर पे जो एक रिश्ते का हुक्म दिया गया है उसके मुताबिक अगर हम ये काम कर सकती हैं, मैं उसका हक भी जरूर लड़ूंगी उसके लिए, बिकॉज ये राइट है। पतंगे ओढ़े होते हैं ना सर,
पतंगे भी में एक दूसरे बैठते हुए नजर आते हैं। तो 100 के 100 ख्वाजा सरा से ये उम्मीद लगाना कि ये फुक्र की जिंदगी गुजारेंगे तो ऐसा बहुत नामुमकिन है। खुदा ये सादत राबिया बसरी को ही दे सकता है, खुदा ये सादत अपने औलिया को देता है। हम में से जिनको ये इज़्ज़त नसीब हो जाए, जिनको ये नूर बख्शा जाए, दुआएं हैं हमारी सर आंखों पे है, वो हमारे बुजुर्ग है वो, मगर हम बुजुर्गी थोप नहीं सकते, बुजुर्गी देन होती है। बाकी लोगों को आम इंसानों की तरह जिंदगी गुजारने का हक दिया जाए। बिल्कुल सही। मैं डॉक्टर साहब अब आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा और इसमें थोड़ी सी लंबी तमहीद ये कि मेरा और आपका जो पॉडकास्ट का सेशन है ना, वो एक सेशन में मुकम्मल नहीं हो सकता। जो मेरे सवालात हैं और जो आपके जवाबात हैं वो एक पॉडकास्ट में मुकम्मल नहीं हो सकते। इसी पॉडकास्ट में अगली पॉडकास्ट की इजाज़त भी तलब कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे अपना कीमती वक्त दोबारा भी कभी किसी मौके पे देंगे। और आज की पॉडकास्ट का आखिरी सवाल रहेगा वो ये कि आपके जिस्म पे मुख्तलिफ टैटूज हैं और जहाँ तक मुझे पता है टैटूज जो बनते हैं वो अपनी ही किसी कैफियत को जिस्म के ऊपर डाला जाता है। तो डिफाइन कीजिएगा कि टैटूज कहाँ कहाँ हैं और क्या क्या ये कहते हैं। हाय, मेरे टैटूज बहुत पर्सनल है, मैं बताती हूँ। लेकिन आपको पहले टैटू से शुरू करते हैं ताकि आपको टैटू की फिलॉसफी समझ आए कि मैंने ये क्यों करा है। मुझे बहुत से लोग कहते हैं नमाज नहीं होती, आराम होता है, ये होता है, वो होता है। मैं कहती हूँ ठीक है, मैं हिसाब दे दूंगी अपना, मेरा अल्लाह मैं हिसाब दे दूंगी अपना। गुनाह भी है तो चलो ठीक, कोड़े खा लूंगी, मगर जरूरी थे मेरे लिए बनाने टैटूज। पहला टैटू मेरी रीढ़ की हड्डी पे है और वो एक फीनिक्स है। फीनिक्स अरेबियन माइथोलॉजी के अंदर एक परिंदा होता है जो कि मरता नहीं है। जब उस पर बहुत प्रेशर आता है ना तो उसको आग लग जाती है और वो अपनी राख से दोबारा जिंदा होता है। और ये मैंने अपनी कमर पर, अपनी रीढ़ की हड्डी पे तब बनाया था, 21 साल की उम्र थी, जब मैंने टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शंस लगाने छोड़े थे, बिल्कुल खत्म कर दिए थे। इसी के अंदर एक काउंटर क्वेश्चन है, इजाजत दें। जी जी जी। कि ये जो टैटूज होते हैं ना, ये किसी ना किसी को दिखाने भी होते हैं। यानी कि भाई मैंने बनाया है, मैं अप्रिसिएशन भी चाहता हूँ कि ये देखें ये मैंने बनाया है। इतनी प्राइवेट जगह पे टैटू बनाना इसीलिए स्पेशल लोगों के लिए। मेरा कोई टैटू भी दिखाने के लिए नहीं है, मैं दिखाती जरूर हूँ फिर भी। क्यों, ये देखो, जैसे बेबी नहीं होता आपका अपना, देखो मेरा बच्चा, लाइक दैट, मगर होता मेरे लिए। ऑल माय टैटूज आर फॉर माय सेल्फ। पहले वाले इसलिए रीढ़, आई गॉट माय आंसर, पहला रीढ़ की हड्डी, पहला रीढ़ की हड्डी के ऊपर था। और वो जब मैंने छोड़े ना तो मुझे एहसास हुआ, ये बात मैंने बहुत थोड़े लोगों को बताई हुई है, कि सितंबर 2014 से लेके जुलाई 2014 से लेके जनवरी 2015 तक का जो मेरा टाइम था ना, वो सुसाइडल था। मैं इस मोड़ के ऊपर आ गई थी कि मैं कन्विंस थी कि मुझे अपनी जिंदगी अब खत्म कर देनी चाहिए। बिल्कुल मुझे खत्म कर, जाहिर सी बात है, मैक में आपने विंडोज डाली हुई है, मेरी साइकोलॉजिस्ट मुझे कुछ बता रही है, मेरी एंडोक्रिनोलॉजिस्ट मुझे कुछ बता रही है, मैं बिल्कुल बरक्स जा रही हूँ। तो ये तो होगा मेरे साथ। खुदा ने आजमाइश रखी हुई थी। खैर बहरहाल मैं बिल्कुल खत्म करने वाली थी, जो कि मैंने नहीं की। वेरी गुड। और मैंने नहीं की और मैंने शहर तब्दील किया, अबू अम्मी से इजाजत लेके नौकरी करनी शुरू की। लाहौर आई। पहला मेरा घर NFC सोसाइटी के अंदर था, 10,000 रुपया किराया देती थी, एक कमरे के अंदर रहती थी, 4 बैग अपने घर से पैक करके आई थी। पहला मेरा ट्रिप गया नेपाल, काम के सिलसिले में मुझे जाना था। और मैंने रीढ़ की हड्डी पे फीनिक्स का टैटू बनाया, जो कि मेरा जाती डिजाइन है, मैंने खुद डिजाइन किया था। ठीक है। बुक मार्क के तौर पे रीढ़ की हड्डी के ऊपर कि तू किसी कुत्ती थी है, तू याद रखी कि तुम ये करने लगी थी और तुमने ये नहीं किया, और आइंदा जिंदगी में कभी ये मौका अगर आया कि जहां पे तुम्हें लगे कि बस है, तो इसको देखना, तो याद रखना है कि you've been here before। ये पहली बार नहीं है कि तुम इधर से हो चुकी हो, तुमने ये पुलिस से रात पार किया था, तुम अजल हुई थी, तुम जिंदा हो, तुम सांस ले रही हो, तुम खुश आज नहीं हो तो क्या हुआ, तुम मुस्कुराई तो हो, तुम मुकम्मल नहीं हो तो क्या हुआ, वाह वाह, मुकम्मल नहीं हो तो क्या हुआ, कुछ तो है ना, है एग्जिस्टेंस, हो, है, बस यानी कि है हो। ये एक लफ्ज था और उस लफ्ज के ऊपर यह टैटू था कि हो। ठीक, बस ये तुम्हारा टैटू तुमने याद रखना है। और इस टैटू के साथ ही मैंने किया, मैं अक्सर होता है, 1-2 दफा दोबारा हुआ था मेरे साथ जिंदगी में ये, और मैंने कहा था कि नहीं बीबी, फीनिक्स तुम पहले भी राख से दोबारा उठी। नहीं, सामने बनाती है, ऐसे देखती है उसको। फिर ये हुआ, उसके फौरन बाद मुझे ये हुआ, जब ये हो क्या सारा, फिर आई जी 2016। बहुत जिंदगी का टफ टाइम गुजारा, जॉब की, लाहौर में आई, खुद पैसा कमाया, माँ बाप से दूर रही, लड़के का रूप तो आ चुका था, लड़का थी नहीं मगर रूप तो आया हुआ था, उसी तरह रही,
छुपा छुपा के वट जो भी तरीका था, टफ टाइम गुजारा। अमेरिका जाने का वक्त है, पढ़ाई करने के लिए जाना था और जाने से पहले खुद को कोई तोहफा देना था। तो मैंने यहाँ पे ये शेर लिखवाया, गर फिरदौस बरोए ज़मीं अस्त, अगर दुनिया के चेहरे पे कहीं जन्नत है, हमें अस्त तो हमें अस्त तो हमें अस्त, तो यहाँ है यहाँ है यहाँ है, अपने दिल के ऊपर। ये कश्मीर के लिए कहा था एक मुगल बादशाह ने। लेकिन एक दास्तान मैंने ये भी सुनी थी कि जब औरंगजेब ने दारा शिकोह अपने बड़े भाई को उसका सर कलम किया था दिल्ली की सड़क पे और उसको दफनाया गया था, हालांकि वो एक बहुत तसव्वुफ से ताल्लुक था दारा शिकोह का। आप भी तसव्वुफ के स्टूडेंट रह चुके हैं, तो सूफी थे, फकीर थे दारा शिकोह भी। बादशाह बनना था उन्होंने, बने नहीं, सिंध आ गए, जहां से उनको औरंगजेब के हवाले कर दिया गया। उनको बरहना करके दिल्ली की सड़कों के अंदर जब चलाया गया तो लोगों ने गुलाब की पत्तियां उनके ऊपर बरसाई, क्योंकि लोगों को उनसे इतना इश्क था। तो जब उनको दफनाया गया तो कहते हैं कि रात के अंधेरे में एक गोरकन आया और उस गोरकन ने उनकी उस कब्र के ऊपर लिखा, गर फिरदौस बरोए ज़मीं अस्त, हमें अस्त तो हमें अस्त तो हमें अस्त, कि ये तेरी जन्नत है। तो मैंने अपने दिल को ये तोहफा दिया था कि यू आर हेवन। वो तो जो आखिरत में नसीब हुई तो वो तो खुदा का वो है ना, वो तो हम कौन हो सकते हैं, वो तो वो दे ना दे, वो तो उसका काम है। लेकिन दिल को मैंने तोहफा दिया था कि तू मेरी जन्नत है यार, तुम बहुत अच्छे हो, तुमने मेरा बहुत तुमने मेरा बहुत साथ दिया, आई लव यू, आई लव यू। ये मैंने अपने दिल को कह रहा था कि थैंक यू, जज्बात को मैंने कहा था कि थैंक यू फॉर बीइंग देयर फॉर मी। फिर अमेरिका में ये 2 टैटूज बनाए। ये इन्वर्टेड ट्रायंगल है, उल्टा ट्रायंगल, ये मेरे देखने का, ये वो वाला टैटू है। ये इजिप्ट के अंदर मिस्र के अंदर ये जनानगी का सिंबल हुआ करता था, और मिस्र के अंदर जनानगी ताकत होती थी। जनानगी छोटा लफ्ज था, जनानगी ऊंचा लफ्ज था। ठीक है, कि जनाना वाज लाइक वाओ, कि यू नो पावर, फेमिनिन पावर। यू नो क्लियोपेट्रा रह चुकी है, उनकी बड़ी पर्सनालिटी रह चुकी है, जिस तरीके से वो हुआ करता था। और मुझे ना बचपन में ये लड़कियों टाइप, ये लड़कियों की तरह का है, तुम लड़कियों की तरह के हो। यहाँ तक मुझे याद पड़ते हैं, एक दफा मुझे किसी ने मेरे से वालदा ही मुझे बता के कह रही थी कि ये तुम्हारी ना आदतें लड़कियों की तरह की है, इनको खत्म करो। और मेरे दिल से बेइख्तियार निकला था कि लड़कियों की तरह होने में क्या गलत बात है, आप भी तो लड़की हैं। लेकिन क्या मतलब क्या इस बात का कि लड़कियों की तरह तो खत्म करो। तो ये मेरा वो था कि माई सिंबल ऑफ पावर, नॉट गुरूर, पावर, ये पावर थी मेरी। और ये जो है इसको गोल्डन रेशो कहते हैं। कहते हैं कि मुसव्विर कायनात ने, खुदा ताला ने हर चीज को एक रेशो के अंदर बनाया, हसीन चीज को। और ये एक ऐसा रेशो है कि इसको इंसान भी कॉपी करने की कोशिश करता है। आर्किटेक्चर के अंदर अगर आप मिल्की वे जो गैलेक्सी है हमारी, अगर आप उसको देखिए तो वो भी इसी तरह स्पाइरल में चलती है। तो इसको अक्सर का गोल्डन रेशो कहते हैं, गॉड्स रेशो भी इसको कहा जाता है। तो ये कहते हैं कि ये खुदा की मैथमेटिक्स है कि किस तरह वो हुस्न को ये करता है। तो ये एक डिवाइन सिंबल है। तो ये मेरा तसव्वुफ से बहुत गहरा ताल्लुक है। मैं हमेशा से बड़ी मिस्टेक रही हूँ। मेरी मैं एथियस्ट बन गई थी, मैं एथियस्ट भी बन के कुछ खुश रही थी। मुझे क्या जरा मैं तंग हो रही हूँ, ये बहुत बोरिंग है, मुझे रूहानियत चाहिए होती है। मैं जरा एक रूहानी सी इंसान हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए होती है वो वाली चीज। तो ये मेरी रूहानियत का एक सिंबल था, खुद को बताने के लिए कि हर चीज ना खुदा ने अपने ही एक तरीके से अपना ये। So this is your connection to your God. This is my connection to God that will never be made. ये एक रास्ता है जिसकी बनावट पे मेरी उम्र, ये मेरी जिंदगी का मकसद है। ये पूरा नहीं होगा, ये पूरा होगा आखिरत के रोज जब हमारी मुलाकात हो। तो ये कोशिश, So you're taking it with you. ये कोशिश है कि ये तुम एक गोरख धंधा हो तो चलो मुझे दुनिया में जो कुछ सुनने को मिला तेरे बारे में, मैं उसको जरा रिमाइंडर के तौर पे यहाँ पे डाल दूं कि अच्छा ये एक फॉर्मूला है। अब इस बाजू पे मेरे 3 टैटूज हैं और ये तीनों टैटूज पे बहुत एतराज़ात हो सकते हैं इन लोगों, क्योंकि ये फुल डीप माइथोलॉजी बनी है। अच्छा, ये वाला बाजू मैंने अपना छोड़ा हुआ है ज्योमेट्रिकल सिंबल्स के लिए, और ये वाला बाजू मैंने छोड़ा हुआ है हार्ड कोर डीप माइथोलॉजी के लिए। सबसे पहले तो यहाँ पे एक मेरा अपना डिजाइन है, वो इमाम ज़ामिन है। वो मैंने पाकिस्तानी मेहंदी का डिजाइन लिया, फिर मैंने मस्जिद की मेहराब का जो डिजाइन होता है वो लिया, उसको उसके ऊपर डाला, और बाजू पट्टी होती है इमाम ज़ामिन की उनके एक, तो मैंने उस पर लिखा नहीं, नाम नहीं लिखा कोई भी, मैंने उसको बस उसके तौर पर बना लिया। मेरा पहला टैटू ये बना। ठीक है। दूसरा ये जो मेरा टैटू है ये काइंड ऑफ सेल्फ पोर्ट्रेट है, मगर ये हिंदुइज्म की एक माइथोलॉजी से भी थोड़ा सा इंस्पायर्ड है। तो ये मैंने अपनी शक्ल को यहाँ पे जरा सा गूंदने की कोशिश की थी, एक आर्टिस्ट को दिया था कि आप जरा इसको बनाए। और ये जो माइथोलॉजी है ना, इस पूरी सूरत के पीछे उसको शक्ति कहा जाता है। वो ये कि हिंदुइज्म के अंदर कायनात की जो ताकत है वो भी जनाना है, तो ये इसका साउथ एशियन वर्जन है, और वो शक्ति है जो कि अगर आप देवियों उस कॉन्सेप्ट में अगर आप बिलीव रखें तो वो हिंदूज जो है वो उसको पार्वती का कॉन्सेप्ट देते हैं, जो कि शिव की एक बेगम भी थी।
मगर जो हिंदुइज्म के अंदर भी ना कुछ लोग देवियों और देवों से आगे जाते हैं, वो एनर्जीज की बात करते हैं, वो ईश्वर की बात करते हैं कि खुदा एक ही है और वो ईश्वर है, और ईश्वर के फिर अंसर है कि खुदा की जो ताकतें हैं वो मुख्तलिफ तरीकों से सामने आती हैं। ताकतों में से एक ताकत है शक्ति, which is the power to do, the power to produce, the power to stop, the power to take a stand. ये तमाम चीजें, the power to create music and art and logic and philosophy, ये तमाम चीजें इस शक्ति में कैद है। तो शक्ति बेसिकली ये है, तो ये शक्ति की सिंबोलॉजी है, और मैं ये चाहती थी कि ये मेरी शक्ल में इसमें आपकी शक्ल है, ये आर्टिस्ट को मैंने दी थी, और ये आपकी तस्वुराती शक्ल है जो आप सोचती हैं कि मैं ऐसी हूँ। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ये वो शक्ल है जो आर्टिस्ट ने बनाई है। मैंने उनको अपनी 2 तस्वीरें साइड प्रोफाइल में दी और उनको मैंने बोला कि आप जरा इसको मुझे बताएं। तुमने खुद ही बोला कि मैं ना जरा इसमें जरा ट्वीक्स करूंगा, होंठ में तेरा जरा बड़ा कर रहा हूँ। बहुत रमीज है, इनग्रेव टैटू स्टूडियो कराची से, ब्रिलियंट टैटू आर्टिस्ट, उन्होंने जरा ये करने की कोशिश की थी। और यहाँ पे तो जो मेरा एक टैटू मैंने बनाया हुआ है वो सरस्वती का टैटू है। सरस्वती और का जो मैंने स्पेसिफिक रेंडिशन बनाई है वो एक बुद्धिस्ट रेंडिशन है, जो कि बंगाल और बंगाल से फिर असम और नेपाल के इलाके में पाई जाती है। आपने काली माता के बारे में सुना होगा। जी सुना। काली माता हिंदुइज्म के अंदर एक बहुत पावरफुल फिगर है। शी इज डिस्ट्रक्शन, जी, शी डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग एंड एवरीवन। मगर बुद्धिज्म और हिंदुइज्म का जो मिलाप है ना, जो उस इलाके में पाया जाता है, पहाड़ी इलाके में, जिससे मेरा ताल्लुक है ऊपर से नॉर्थ से, वहां पे कहती है काली के बाद आई थी तारा देवी, और तारा देवी क्रांति के बाद की शांति थी, वो सुकून थी, उसमें विजडम था। वो आप है? वो नहीं, मुझे ये चाहिए थी, मुझे ये एनर्जी चाहिए थी। उसके एक हाथ में तस्बीह है जिसमें टिक 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 वो वक्त की गिनती करती है। अच्छा, कि हर चीज वक्त के मुताबिक चल रही है, उसमें ठहराव है। एक हाथ में किताब है जिसका मतलब है कि वो इल्म के साथ उनका ताल्लुक है, सीखने के साथ। एक हाथ में उनके सागर वीणा है जिसमें वो म्यूजिक बनाती। और म्यूजिक क्या है, हमारे जितने भी मुस्लिम साइंटिस्ट रह चुके हैं वो सारे म्यूजिशियंस थे। अबू अली सीना, इब्न हैथम, मौसीकी एक वो है ना, वो तो हमें ले जाती है, उसमें कलाम भी सब कुछ उसमें आ जाता है। और वो एक लोटस के ऊपर बैठती हैं, तो यानी कि ये क्रांति के बाद की शांति है, क्रांति से पहले की नहीं। कि जंगजू में हूं, जंग में लड़ चुकी, और जंग हथियार मुझे उठाना आता है, लेकिन अमन, मोहब्बत, ये रास्ता, सुकून, ठहराव का रास्ता, ये रास्ता एक बेहतरीन रास्ता है। और मुझे ये चाहिए था बिकॉज मेरे अंदर ना मुझे लग रहा था कि मैं बहुत नेगेटिव एनर्जी ज्यादा होगी। मैं लड़ रही हूँ, हर किसी से लड़ रही हूँ जाके, और टीवी पे भी लड़ रही हूँ, और गुस्से में आई हुई हूँ हर वक्त, और लोगों को गालियां निकाल रही हूँ, बदतमीज हुई हूँ, जो कि मैं नहीं हूँ, जो कि मैं हूँ और जो कि मैं नहीं, जो कि मैं नहीं भी हूँ। तो मुझे ये चाहिए, तो ये मैंने इस रिमाइंडर के तौर पे कराया था कि बीबी क्रांति के बाद की शांति। सो ये मेरे टैटूज है। What a way to end the podcast, that is क्रांति के बाद की शांति। Thank you so for much being on my podcast. It was as lovely as, मतलब मैं क्या कहूँ, मेरे पास तो लफ्ज ही नहीं है। आपकी बातें बहुत खूबसूरत हैं, और फिर एक यही रिक्वेस्ट कि ये एक सेशन में मुकम्मल नहीं हो सकता, और हमें अगले सेशन में रूहानियत पे बात करनी है। दरियाए जेहलम के किनारे बैठ के ना करें। अगर आप आ जाएं तो आई कैन अरेंज थिंग्स कि हम दरियाए जेहलम के किनारे पे बैठें। एक तो आपकी कॉलेज दौर की यादें ताज़ा हो जाएंगी और हमारी पॉडकास्ट और वैसे भी सूफियों ने दरिया के किनारे को चुना है हमेशा, तो हम ये पॉडकास्ट दरिया के किनारे पे, आप मुझे अलाउ मी टू होस्ट यू प्लीज। आप जेहलम तशरीफ लाएं और हम इस अगली पॉडकास्ट को वहां पे रिकॉर्ड करें। जरूर, इट वुड बी ऑन।